किसी का माइक ऑन है, काइंडली माइक ऑफ कर दीजिएगा। ओके, दैट इज ग्रेट जी। तो अच्छा, कोई और बंदा ऐड होता है तो मुझे बताइएगा, सो दैट कि मैं उसको परमिशन दे सकूं। जनरली तो मैंने परमिशन दी हुई है, लेकिन कुछ लोग जो लिंक के थ्रू आ रहे हैं तो उनको परमिशन देनी पड़ती है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारी इस कोर्स के फर्स्ट मॉड्यूल की चौथी क्लास है और इसमें लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो हम जो प्राइमरी इंजन के सिस्टम्स हैं उनको पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लास्ट टाइम हवा के सिस्टम को, एयर सिस्टम को कवर किया था काफ़ी तफसील के साथ, और फिर इग्निशन सिस्टम को कवर किया था, और उसके बाद हमने काफ़ी हद तक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम को कवर कर लिया था। और लास्ट टाइम फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में हमने जो चीज़ें कवर की थी उसमें हमने बताया था कि एक तो इनडायरेक्ट सिस्टम है फ्यूल का, जिसको मल्टी पोर्ट फ्यूल एफआई सिस्टम भी कहते हैं, फ्यूल इंजेक्शन, मल्टी पोर्ट फ्यूल इंजेक्शन। और फिर साथ में हमने कहा था डायरेक्ट इंजेक्शन, जिसको उसके मुकाबले में मल्टी पोर्ट फ्यूल इंजेक्शन को हमने नाम दिया था इनडायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन का, ये इस चार्ट की मदद से। और इसी के अंदर गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन, जीडीआई सिस्टम, और फिर मल्टी पोर्ट। और उसमें हमने कहा था कि जी प्राइमरीली जो मल्टी पोर्ट है, एक ये मेन सिस्टम है और एक डायरेक्ट इंजेक्शन का सिस्टम है, और फिर इसके अलावा एक और सिस्टम है जिसको हम डुअल इंजेक्शन सिस्टम भी, डुअल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम भी कह रहे हैं, जिसके अंदर ना सिर्फ ये पोर्ट वाली लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें, ये पोर्ट वाली इंजेक्शन है, और उसमें यहाँ पे जो डायरेक्ट इंजेक्शन है जो कि सिलेंडर के अंदर होती है, ये दोनों इंजेक्शन इस्तेमाल की जाती हैं। तो वो भी जिस तरह से मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी कि हाइब्रिड के अंदर वीजल, होंडा वीजल के अंदर जो है ना, दो तरह के इंजेक्टर्स पाए जाते हैं, एक जीडीआई वाले और साथ में पोर्ट इंजेक्शन के इंजेक्टर्स भी पाए जाते हैं। और लास्ट टाइम एक सवाल, जब फ्यूल सिस्टम हमने कवर कर लिए तो फिर हमने स्टार्ट किया था कि रिटर्नलेस फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में फ्यूल प्रेशर रेगुलेशन की मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज क्या हैं। उसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक रिटर्नलेस फ्यूल प्रेशर रेगुलेशन को कवर कर लिया था, मैकेनिकल रिटर्नलेस फ्यूल प्रेशर रेगुलेशन को कवर किया था, और आज हमने डिस्कस करना है डिमांड डिलीवरी या मैकेनिकल रिटर्न, जो कि अगेन एक मैकेनिकल रिटर्नलेस फ्यूल प्रेशर रेगुलेशन सिस्टम है। इसको आज हमने डिस्कस करना है। उससे पहले लास्ट टाइम अजहर ने एक क्वेश्चन किया था कि ये जो फ्यूल टेम्परेचर सेंसर है जो फ्यूल सिस्टम के अंदर आ रहा है, इसका मकसद क्या होता है। तो उस वक्त मैं क्लियर नहीं था, बहरहाल समहाउ मैंने कुछ ना कुछ जो मुझे जहन में रिकॉल कर पाया मैंने बता दिया था। तो आज इसको हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। फ्यूल टेम्परेचर सेंसर अगेन, जिस तरह से एयर सिस्टम के अंदर जो एयर टेम्परेचर सेंसर है, वो बेसिकली हवा की डेंसिटी को केटर करने के लिए लगाया जाता है, कि क्योंकि हवा जब गर्म होती है तो पतली हो जाती है, मैंने कहा था थिन हो जाती है, उसका वजन कम हो जाता है। इसी तरह फ्यूल के केस में भी इसी तरह से है कि अगर इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ये काइंड ऑफ इसका वेट कम होगा, और ये अगर इसका फ्यूल का टेम्परेचर कम होगा तो इसका वेट ज्यादा होगा। तो उसी हिसाब से जो इंजेक्शन पल्स है उसमें ये काफी इसका पार्ट होता है, कि जिस तरह से मैंने लास्ट टाइम भी जब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने बताया था कि मुख्तलिफ गाड़ियों में आप देखेंगे कि कुछ एक्स्ट्रा सेंसर्स आ रहे होते हैं, तो वो बेसिकली सिस्टम को मजीद रिफाइन करने के लिए होते हैं। इसी तरह से ये फ्यूल टेम्परेचर सेंसर भी फ्यूल की डेंसिटी को एस्टिमेट करने के लिए लगाया गया है, और फ्यूल की डेंसिटी जब पता चलती है और उस हिसाब से इंजेक्टर पल्स में कंप्यूटर चेंजेस करता है, तो आपकी जो फ्यूल इंजेक्शन है, जो इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन है, ईएफआई सिस्टम है, वो आपका मजीद रिफाइन होके और उसकी इंजेक्टर पल्स मजीद अच्छी होके और फ्यूल माइलेज में मजीद बेहतरी होके आपको मिलती है। अजर, आई होप कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। जी जी, ये सर मेरा क्वेश्चन नहीं था, मेरा तो उसी दिन क्लियर हो गया था। मैंने तो वो क्वेश्चन आपसे किया था सर, वो उसका जो था क्या बोलते हैं, जो सर एयर एयर के रिलेटेड था। ये शायद ओके, किसी और भाई ने किया था सर। परहैप्स मुझे फिर आपका जहन में रह गया है, किसी किसी और ने आई किया होगा फिर। आई थिंक ये पुर्ज के लिहाज से इनका शायद कोई क्वेश्चन होगा। चलें, वो रिकॉर्डिंग के अंदर अवेलेबल है, कोई इशू नहीं है। बहरहाल जिसका भी था ये रिकॉर्ड हो गया। तो आज हम फिर बात करते हैं डिमांड डिलीवरी, जो कि अगेन मैकेनिकल रिटर्नलेस सिस्टम है,
उस पे हम बात करते हैं। डिमांड डिलीवरी सिस्टम बेसिकली ये वो सिस्टम है, ये प्योरली मैकेनिकल सिस्टम है, और ये वो जो हमारे यहाँ की जो गाड़ियाँ जिन जो जनरली उनमें यही सिस्टम पाया जाता है, यही प्रेशर रेगुलेशन का सिस्टम पाया जाता है। फ्यूल पंप के अंदर ही एम्बेडेड एक रेगुलेटर होता है, और ये मैकेनिकल होता है, और इसके अंदर उसी तरह से जिस तरह से हमने रिटर्न लेस को एक्सप्लेन करते हुए रिटर्न यहाँ पे ये हमने बात की थी इसकी रेगुलेटर की, ये एग्जैक्टली यही रेगुलेटर है जो कि इस जगह के ऊपर रिटर्न लेस सिस्टम के अंदर लगा हुआ है, और इसको हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि इसके अंदर इनटेक मैनिफोल्ड से वैक्यूम की भी एक लाइन आ रही होती है। तो जैसे 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 हमने कहा था कि आइडल के ऊपर वैक्यूम ज्यादा होता है, तो उस वजह से वैक्यूम जो है ना उसने स्प्रिंग को हेल्प की होती है, स्प्रिंग थोड़ा सा उसके ऊपर फोर्स ओवरकम हुई होती है, तो फ्यूल का थोड़ा सा प्रेशर भी स्प्रिंग वाले जो डायफ्राम कह लें या वहाँ पे जो प्लेट्स या सीट होती है उसको अप करता है, और रिटर्न की लाइन ओपन हो जाती है, और यहीं से ही फ्यूल वापस रिटर्न हो जाता है। और इसके साथ साथ एक मैं फ्यूल सिस्टम के अंदर एक चीज और भूल गया था कि इसी फ्यूल पंप के अंदर जो आजकल की गाड़ी ईएफआई गाड़ियों के अंदर अवेलेबल होता है, वहां पे एक चेक वेल्व भी होता है, जो लास्ट टाइम हमने जब इस फिगर को डिस्कस किया था तो इसके अंदर हमने चेक वेल्व कहीं पे नहीं दिखाया हुआ था। उस चेक वेल्व का पर्पस ये होता है, बाज़ औक़ात गाड़ियों के इसी लाइन के बीच में कहीं पे आ जाता है, और मोस्टली टाइम पे जो हमारे यहाँ जो आजकल की गाड़ियाँ उसमें जो फ्यूल पंप होता है, जो पूरी बॉडी होती है उसकी, उसी में ही इसी जगह के ऊपर आउटलेट के ऊपर ही एक चेक वाल्व लगा होता है, और चेक वाल्व का पर्पस ये होता है कि ये फ्यूल को टैंक से या पंप से आगे की तरफ जाने देता है, लेकिन वापसी की तरफ नहीं आने देता। अगर ये चेक वाल्व खराब हो जाए तो क्या होता क्या है, जब आप इंजन ऑफ करते हैं तो इस लाइन का फ्यूल जो है ना वापस टैंक में ड्रॉप हो जाता है, और जब आप नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं तो पंप का प्रेशर बिल्ड होके कॉमन रेल तक आने में टाइम लगता है, जिसकी वजह से आपका जो सेल्फ है, सेल्फ जिसको हम कहते हैं इग्निशन है, जो गाड़ी की इग्निशन है वो टाइम लेती है, गाड़ी स्टार्ट होने में लंबा क्रैंक करके स्टार्ट होती है। तो एक ये चेक वाल्व की वजह से भी हो सकता है, और दूसरा आपका जो रेगुलेटर है अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम इस तरह की आ जाती है कि वो प्रेशर मेंटेन ही नहीं करा रहा और सारे का सारा प्रेशर टैंक के अंदर दोबारा रिटर्न करा रहा है, तो पंप तो आपका चल रहा होगा, प्रेशर वो बिल्ड करने की कोशिश कर रहा होगा, जबकि रेगुलेटर उसका प्रेशर जो है ना सारे का सारा डिप्लीट करा रहा होगा, खत्म करा रहा होगा, टैंक के अंदर डाइवर्ट करा रहा होगा। तो उस सूरत में भी क्या होगा, आपकी सप्लाई कम होगी कॉमन रेल की तरफ, और आपकी स्टार्टिंग भी लंबी हो जाएगी। तो डिमांड डिलीवरी सिस्टम को एक दफा पढ़ भी लेते हैं कि ये सिस्टम भी मैकेनिकली ही है, पर ये ऊपर वाले सिस्टम से जो कि मैकेनिकल रिटर्न लेस हमने लास्ट टाइम देखा था, और उसमें हमने सॉरी ये डिमांड डिलीवरी सिस्टम और ये मैकेनिकल हमने बात की थी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग होता है और इसमें वैक्यूम की लाइन नहीं होती। तो ये उसी तरह से मैकेनिकल है, इसमें रेगुलेटर इनटेक मैनिफोल्ड में बढ़ते घटते वैक्यूम की मदद से आप एक्सेलरेट करेंगे तो वैक्यूम कम होगा, जब वैक्यूम कम होगा तो यहाँ पे जो इसके अंदर स्प्रिंग मौजूद है उसको किसी किस्म की सपोर्ट नहीं हो रही होगी ऊपर स्प्रिंग प्रेस होने में, तो फ्यूल प्रेशर नहीं उसको प्रेस होना होगा, तो फ्यूल का प्रेशर ज्यादा बनेगा, तो की मदद से फ्यूल प्रेशर को कम या ज्यादा करता है। चूंकि वैक्यूम का ताल्लुक गाड़ी पे टार्क की डिमांड से है, तो इसी वजह से इस सिस्टम को डिमांड डिलीवरी सिस्टम कहते हैं। फिर इसी में एक चीज की रेपिटेशन अभी इस स्लाइड के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के अंदर ही, कि फ्यूल इंजेक्शन का काम एक तो ये है कि उसने प्रेशर बिल्ड करना है और उसका एक फ्लो है पार्ट, और तीसरी चीज ये है कि इंजेक्टर की पल्स विड्थ के जो आपका इंजेक्टर्स हैं वो कितनी देर के लिए ऑन होंगे और कितने टाइम के लिए ऑन होंगे, तो उसके लिए जो स्पीड डेंसिटी सिस्टम है जिसको हमने एयर सिस्टम में काफी अच्छे तरीके से डिस्कस किया था, जिसके अंदर मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर लगा होता है, तो उस सिस्टम में क्या होता है कि इनटेक के प्रेशर और इंजन आरपीएम की मदद से इंजन लोड कैलकुलेट करके फ्यूल की मिकदार का फैसला करता है कंप्यूटर, तो वो जो पल्स पे डिफाइन हो जाती है उसको मजीद करेक्शन करता है टीपी सेंसर की इनपुट को देख के, इंजन के कूलेंट टेम्परेचर को इनपुट को देख के, आईएटी इनलेट एयर टेम्परेचर और ऑक्सीजन सेंसर से शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम लेता है, और ईसीयू की याददाश्त जिसको हम कहते हैं वो बेसिकली लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम को हम याददाश्त कहते हैं, क्योंकि ईसीयू शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम की ट्रेंड को देखते हुए अपनी याददाश्त में लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम को रखता है, तो इन सारी चीजों को देखते हुए मजीद रिफाइन कर देता है इंजेक्टर पल्स विड्थ, और अगर गाड़ी के अंदर फ्यूल टेम्परेचर सेंसर भी लगा है तो उससे भी इस इंजेक्टर पल्स विड्थ पे कुछ ना कुछ असर आएगा। तो ये इंजेक्टर पल्स विड्थ इस तरह से स्पीड डेंसिटी सिस्टम के अंदर डिफाइन होती है। और फिर एयर मास सिस्टम जो कि मैस एयर फ्लो सेंसर वाला सिस्टम है, उसमें
मैस एयर फ्लो और इंजन आरपीएम की रीडिंग की मदद से इंजन लोड कैलकुलेट करके फ्यूल की मिकदार का फैसला करता है। और उसमें फिर ये एक प्राइमरी जो एक रफ सी इंजेक्टर पल्स वेट उसे डिफाइन कराता है और फिर इसको करेक्ट करता है टीपी सेंसर, इंजन कूलेंट टेम्परेचर, आईएटी ऑक्सीजन सेंसर और ईसीयू की याददाश्त जिसको फ्यूल टेम्स कहते हैं। तो इन ये बेसिकली जब हमने देख लिया तो फिर हम दोबारा आ जाते हैं इस पूरी डायग्राम के ऊपर जिसको हम स्टार्ट से लेके चले हैं। तो हमने कहा था कि इग्निशन, और इग्निशन में हमने सारी चीजें वहां पे डिस्कस की। फिर हमने हवा के सिस्टम पे बात की और हवा के सिस्टम के ऊपर हमने ये सारी तीनों चीजें डिस्कस की। अब हमने फ्यूल सिस्टम की बात की और फ्यूल सिस्टम के अंदर ठीक फ्यूल ग्रेड और क्वालिटी के ऊपर हमने बात नहीं की। उसमें बड़ा ऑब्वियस सा है कि ये नहीं होना चाहिए कि गाड़ी पेट्रोल वाली है और आप इसके अंदर गाड़ी के अंदर डीजल डाल रहे हैं, या कुछ अच्छी जो मॉडर्न गाड़ियां हैं कुछ इस तरह की आ गई हैं जिसमें हाई ऑक्टेन ही चाहिए। अगर आप नॉर्मल ग्रेड वाला फ्यूल डालेंगे तो उसमें उसकी क्लियरेंसेज इतनी कम होती हैं कि उसमें प्रॉब्लम आएगी। और क्वालिटी के पॉइंट ऑफ से कचरा कम से कम होना, कचरा नहीं होना चाहिए फ्यूल के अंदर। फिर ठीक फ्यूल प्रेशर और फ्लो, प्रेशर जो है ना पंप बिल्ड करता है और इसी तरह से पंप की ही कैपेसिटी होती है कि वो फ्लो उसका देगे, उस प्रेशर के साथ वो कितना फ्यूल एक सेकंड के अंदर आगे प्रोवाइड कर सकता है। इसी तरह से इस फ्लो का ताल्लुक इंजेक्टर के साथ भी है। इंजेक्टर भी प्रेशर और फ्लो को कुछ ना कुछ कम करता है जब उसके अंदर कचरा आ जाए या उसके अंदर फिलिंग का कोई इशू आए। तो उस वजह से ये इंजेक्टर और आपका पन दोनों इन दो पार्ट के ऊपर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर हमने जो ठीक इंजेक्टर और इसकी पल्स विड्थ है, तो पल्स विड्थ के ऊपर भी हमने बात कर ली। तो ये तीन चीजें हैं जो कि एक ऑटोमोटिव इंजन की वर्किंग की बुनियादें हैं। और फिर कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं, इसको हमने पहले डिस्कस किया है कि किसी किस्म का लोड जिसमें मैकेनिकल कोई चीज रुकावट ना डाले इंजन के चलने में। इसी तरह को इलेक्ट्रिकल लोड भी जो है ना हमने देखा कि जो हमारा अल्टरनेटर होता है, जब इलेक्ट्रिकल लोड एक्स्ट्रा पड़ता है तो अल्टरनेटर जो है ना वो फिजिकली मैग्नेट उसका स्ट्रांग होता है जिसकी वजह से वो इंजन के ऊपर फिजिकल लोड डालता है। तो कोई एक्स्ट्रा लोड जब नहीं होगा तो इंजन एबल होगा कि वो जो ठीक एयर फ्यूल रेशो है 14.7, 14.7 हिस्से हवा और 1 हिस्सा फ्यूल, तो ये वो अचीव कर पाए। और इस सारे सिस्टम के अंदर एक नाक उसको फीडबैक दे रहा होता है इग्निशन सिस्टम को प्राइमरीली, और फिर एग्जॉस्ट फीडबैक ओवरऑल जो एयर फ्यूल रिच मिक्सचर से इस वाली जो स्टैक्योमेट्रिक रेशो है इससे जब हटता है तो एग्जॉस्ट फीडबैक सिस्टम से वो इसको करेक्ट करता है। तो यहां तक किसी का कोई सवाल हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। नो सर, बाकी एक फ्यूल के रिलेटिव है कि जो सा सिंपल पेट्रोल होता है और हाई ऑक्टेन होता है, इनमें मोस्टली ज़्यादातर डिफरेंस क्या होता है ऑक्टेन नंबर्स के अलावा उसकी क्वालिटी ग्रेड में? वो फ्यूल जैसे कहते हैं कि वो प्लेन्स वाला जेट में फ्यूल इस्तेमाल होता है, कि ये ठीक बात है? सॉरी जेट वाला क्या? मतलब कहते हैं कि वो जो सा हाई ऑक्टेन होता है ये मोस्टली उसे जेट फ्यूल भी कहते हैं। ऑक्टेन नंबर बेसिकली मैं अभी एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ऑक्टेन नंबर जो है ना उसका ताल्लुक ये होता है कि ये आग को कितना जल्दी पकड़ता है उससे है। और जो जेट का होता है उसको अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो जेट का और इस हाई ऑक्टेन जो हमें यहाँ पे मिलता है उसमें काफ़ी बहुत फ़र्क होता है। मैं वो टर्मिनोलॉजी मेरे जहन में नहीं आ रही, मैं वो लफ्ज़ एक मिस कर रहा हूँ जिससे बेसिकली फ्लेमेबिलिटी जो फ्लेमेबल और उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है ऑक्टेन नंबर। और जहां तक मुझे याद पड़ रहा है, मैं अगेन इसको दोबारा देखूंगा, मेरे ख्याल में मैं मिसलीड कर जाऊंगा, अभी एग्जैक्ट जहन में नहीं है। लेकिन इट इज श्योर शॉट कि ये जो हाई ऑक्टेन हमें पंप्स के ऊपर मिलता है, ये जेट का जो फ्यूल है उसका जो ऑक्टेन नंबर होता है वो काफी डिफरेंट होता है। उसमें जेट फ्यूल में JP4, JP8, JP7 इस तरह के जो है ना नंबर्स आ जाते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज में काफी डिफरेंस होता है। और वो इस हद तक फ्लेमेबल नहीं होते, या होते हैं इससे ज्यादा होते हैं शायद, मैं मिक्स कर जाऊंगा। तो मैं थोड़ा दोबारा सर्च करके वंस अगेन नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका आंसर दे ओके सकूंगा। सर। ओके अगर सर। आपके जहन में कुछ है तो जरूर बात करें, लेकिन दिस इज कंफर्म कि ये जेट फ्यूल का जो ग्रेड है वो और जो हमारे लिए गाड़ियों में हाई ऑक्टेन फ्यूल मिल रहा है उसमें काफी डिफरेंस है। ओके सर।
अब सवाल आ जाते हैं, गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम में इनडायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम की निस्बत फ्यूल की खपत ज्यादा होने के चांसेस होते हैं, सही है जी गलत है? ए सर। हाँ जी, कोई और? यही लगता है सर। हाँ जी, इनडायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम हमने बात की, जो डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम है उसमें फ्यूल की खपत कम होती है, और ये गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम में इनडायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम की निस्बत फ्यूल की खपत ज्यादा ज्यादा नहीं कम होती है। जीडीआई जो है ना, क्योंकि सिलेंडर के अंदर इसको इंजेक्शन दी जाती है, जो फ्यूल का इंजेक्टर है वो आपका इसके अंदर ओपन हो रहा होता है सिलेंडर के, यहाँ पे अगर आप देखें सिलेंडर के अंदर होता है। तो इसका जब आप इसकी इंजेक्शन पल्स पे जो टाइम है, अगर आप स्कैनर के डाटा में इस तरह की गाड़ी के अंदर देखें जहाँ पे जीडीआई लगा हुआ है, तो आपको इसकी जो पल्स विड्थ मिलेगी वो आप हैरान रह जाएंगे कि वो 1.2 1.1 के आसपास मिल रही होती है, ये एक जो 1300 1.5 लीटर का इंजन है उसमें। और जबकि जो पोर्ट इंजेक्शन वाला लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें, तो इसकी अगर आप स्कैनर डाटा में आप देखेंगे तो जो अच्छा 1300 सीसी का जो इंजन होता है, 1300 सीसी का जो एक अच्छा इंजन है, वो 2.2 2.1 2.3 के पास आसपास उसकी मिली सेकेंड के पास इंजेक्टर पल्स विड्थ होती है। तो ये फ्यूल की खपत यहाँ पे कम होती है जीडीआई वाले इंजन के अंदर, तो ये गलत है। ठीक है जी, कोई इसमें कंफ्यूजन है तो जरूर बात करें। आगे चलें जी। जी सर जी। ओके, और फिर अगला सवाल यह है कि इंजन कैलकुलेटेड लोड और इंजन आरपीएम दो ऐसे पैरामीटर्स हैं कि ये दोनों दो बहुत जरूरी आउटपुट्स इंजेक्टर पल्स विड्थ और इग्निशन एडवांस टाइमिंग के फैसले में चाहिए होते हैं, ये सही है कि गलत है जी? ठीक है सर, सही है। जी बिल्कुल ठीक है। ये इंजेक्टर इंजन कैलकुलेटेड लोड मैंने एक आध जगह पे ये बताया होगा कि जो जो इंजन कैलकुलेटेड लोड है, ये बेसिकली आपका अगर मैप वाली गाड़ी है तो उसके अंदर वो सारे पैरामीटर जिनको हमने डिस्कस किया है कि वो इसके अंदर ईसीएम इस्तेमाल करता है, तो उससे फिर ये कैलकुलेटेड लोड की एक वैल्यू आ जाती है, और उन वैल्यूज के ऊपर मुख्तलिफ आरपीएम के अगेंस्ट उन वैल्यू को देखते हुए इंजेक्टर पल्स विड्थ भी डिफाइन होती है और इग्निशन एडवांस भी डिफाइन होता है। अच्छा, ये हमारा जो हमने ये पार्ट अभी कवर कर लिया है, अब हम चलते हैं कुछ एमिशन कंट्रोल सिस्टम्स के बारे में और इनको डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा मैं क्विक रहूंगा क्योंकि मेरा प्लान ये है कि आज हम इसको कंप्लीट कर लें इंशाल्लाह। तो जहां पे आपको लगे कि मैं तेज जा रहा हूं तो मुझे जरूर रोकिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछें। इमिशन कंट्रोल सिस्टम, ये सिस्टम ऑटोमोटिव इंजन में ऐसी गैसों के अखराज को कम करते हैं जो माहौल और इंसानों के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। सिंपल सी बात है, जो जो एग्जॉस्ट से गैसें निकल रही होती हैं, जनरली हमें अंडरस्टैंडिंग है कि वो क्या है, वो गैसेस जो है ना नुकसानदेह हो सकती हैं, और वो माहौल को ख़राब कर सकती हैं, माहौल को पोल्यूट कर सकते हैं, और काफ़ी जहरीली होती हैं, और गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा शहरों के अंदर चल रही होती हैं कि माहौल बहुत ज़्यादा आलूदा होता है। डिस्पाइट के इमिशन कंट्रोल सिस्टम लगे हुए हैं, उसके बावजूद जो है ना माहौल फिर भी आलूदा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर्टिकुलरली जो पाकिस्तान है, यहाँ पे इमिशन कंट्रोल के ऊपर किसी किस्म का चेक एंड बैलेंस नहीं है। जो बाहर की कंट्रीज है उनमें गाड़ियों की इंस्पेक्शन होती है। तो इनको डील करने के लिए जो सिस्टम होते हैं, इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि इंजन ने इनवेरिएबली जो नुकसानदेह गैसेज हैं वो पैदा करनी है। अब जो गाड़ी के अंदर तीन मेजर सोर्सेज हैं जो कि ये गैसेस प्रोड्यूस करती है नुकसानदेह, उनमें एक तो ये है ब्लो बाय गैस, इसको हम डिस्कस आगे करते हैं। एक ये है कि जो आपका फ्यूल टैंक है उसके अंदर जो फ्यूल है वो वेपोराइज होता रहता है टेम्परेचर की वजह से, वो वेपोराइज होके बाहर निकलने की कोशिश करता है, उसको वेपर भी कहते हैं, बुखारात भी कह सकते हैं, फ्यूम्स का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं। और फिर जो एग्जॉस्ट है उसमें जितनी गैसेस जल के निकलती हैं, अगर वो अनट्रीटेड हों तो एग्जॉस्ट गैसेस के अंदर भी नुकसानदेह गैसेस होती हैं। अब इन नुकसानदेह इन सारे तीनों सिस्टम को अगर हम देखें, एक एग्जॉस्ट को हमने डील करना है, एक हमने ब्लो बाई गैसेस जो कि क्रैंक केस के अंदर बिल्डअप हो रही होती हैं, इसको हम आगे मजीद डिटेल में देखते हैं, इनको कैसे डील करना है। फिर जो फ्यूम्स बनते हैं टैंक के अंदर, उनके जो वेपर्स बनते हैं, उनको कैसे डील करना है कि वो बाहर जाके जो माहौल है उसको खराब ना करें।
तो सबसे पहले हम नुकसानदेह गैसेस की तफसील अगर हम देखें तो जो फ्यूल सिस्टम के जो वेपर बनते हैं वो तकरीबन उनके अंदर हाइड्रोकार्बन होते हैं। वो जो फ्यूम्स होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। वो बुखारात जो हैं वो तकरीबन 20% बन जाते हैं। अगर टैंक फिल हो उस टैंक में से 20% निकल सकते हैं। अब ये कितने टाइम के लिए निकलते हैं तो आई एम सॉरी, मुझे इसका इल्म नहीं है कि कितने टाइम में 20% निकलेंगे। और फिर जब इंजन चल रहा होता है तो उसमें जो पिस्टन और जो सिलेंडर की दीवार के बीच में गैप होता है जिसको रिंग ने कवर किया होता है, वो भले नई गाड़ी क्यों ना हो, उसमें कुछ ना कुछ जो कंप्रेशन स्ट्रोक होता है जब बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, इसी तरह से जो आपका पावर स्ट्रोक होता है जब गैसेस बर्न होती हैं, तो उस वक्त पावर और हीट काफी उस प्रेशर और हीट काफी ज्यादा होता है। तो वो कुछ ना कुछ उस रिंग जो पिस्टन के रिंग होते हैं और उसकी वॉल होती है उसके बीच में से एस्केप करके क्रैंक केस के अंदर जहां पे ऑयल होता है वहां पे शामिल हो जाती हैं। तो ये तकरीबन ये बता रहे हैं कि 25% है। ये ऑथेंटिक बुक्स हैं जिनके अंदर ये मेंशन है। और एग्जॉस्ट में जो निकलने वाली अगर अनट्रीटेड गैसेस निकलें तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि बहुत ही जहरीली है वो 100% निकलती है। हाइड्रोकार्बन 55% होते हैं। और नॉक्स जो कि नाइट्रस ऑक्साइड होता है वो तकरीबन 100% जो है ना जितना बनता है उतना निकल आ सकता है। और इनमें जो अगर हम इनकी तफसील को देखें कि तो तीन तरह की हैं गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड उस वक्त पैदा होती है जब इंजन में नामुकम्मल कंबशन हो या ऑक्सीजन की मिकदार कम हो, तो उस वक्त कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है। हाइड्रोकार्बन उस वक्त पैदा होते हैं जब नामुकम्मल कंबशन हो, यानी कि बर्निंग अच्छी ना हो, प्रॉपर ना हो, सिलेंडर का टेम्परेचर कम हो या वाल्व टाइमिंग गलत तौर पे ओवरलैप कर जाए, यानी कि इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व नामुनासिब तौर पे ओवरलैप कर जाए, तो फिर क्या होगा, तो इंजन बर्न नहीं, आपका फ्यूल बर्न नहीं होगा, तो हाइड्रोकार्बन बाहर निकलेंगे। नाइट्रस ऑक्साइड या नॉक्स जिसको हम जनरली कहते हैं, ये गैस दो वजूहत से पैदा होती है। एक, चूंकि एयर फ्यूल मिक्सचर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मौजूद होती हैं, तो कंबस्शन के दर्जा हरारत बढ़ने से एयर फ्यूल मिक्सर से ये नुकसानदेह गैसेस ज्यादा पैदा होती हैं। तो वो आपस में मिक्स होती हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है उनकी मिक्सिंग ज्यादा होती है और वो नाइट्रस ऑक्साइड या नॉक्स ज्यादा पैदा होती है। दूसरी वजह, जब एयर फ्यूल मिक्सर लीन होता है तो इसमें भी चूंकि ऑक्सीजन, लीन मिक्सचर के अंदर फ्यूल कम होता है, एयर ज्यादा होती है, तो ऑक्सीजन और साथ में नाइट्रोजन की मिकदार बढ़ जाती है, तो ये नुकसानदेह गैस ज्यादा पैदा होती है। तो ये होगी इन गैसेस की तफसील। और इसके अंदर इमिशन का क्या है? इमिशन का लफ्ज ऑटोमोटिव में नुकसानदेह गैसेस के लिए लिया जाता है जो एक गाड़ी से इमिट होती हैं, बाहर निकलती। इमिट का मतलब होती है बाहर निकलना। इन नुकसानदेह गैसेस के गाड़ी में सोर्सेस इस टेबल के अंदर जिस तरह से हमने पीछे डिस्कस किया, ये वही चीजें हैं। फ्यूल टैंक से निकलने वाले फ्यूल फ्यूम्स या फ्यूल वेपर जिसमें काबिल जिक्र जुज्व हाइड्रोकार्बन होता है, बगैर जली गैस, इनसे निपटने के लिए जो सिस्टम बनाया गया है, इमिशन कंट्रोल सिस्टम, उसका नाम है ई वैप सिस्टम, इवेपोरेशन सिस्टम के नाम से गाड़ियों में सिस्टम जाना जाता है। गैसोलीन टैंक के अंदर से जो गैसेस निकल रही हैं या फ्यूम्स निकल रहे हैं उसको डील करने के लिए ई वैप सिस्टम आता है। ब्लो बाय गैसेस जो मैंने बताया कि वो गैसेस जो सिलेंडर की दीवार और पिस्टन रिग्स के बीच में से गुजर के इंजन के क्रैंक केस में आ जाती हैं, जिसमें काबिल जिक्र जो है हाइड्रोकार्बन, बगैर जली गैसेस, इनसे निपटने के लिए पॉजिटिव क्रैंक वेंटिलेशन या जिसको पीसीवी सिस्टम के नाम से हम जानते हैं। फिर एग्जॉस्ट गैसेस जिसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है, हाइड्रोकार्बन भी होती है और नाइट्रस ऑक्साइड भी आती है, इनसे निपटने के लिए इंजन का डिजाइन बेहतर किया गया है, जिसमें पिस्टन सिलेंडर का डिजाइन भी शामिल है और वेरिएबल वेल्व्स का सिस्टम भी शामिल है, वीवीटीआई जिसको हम कहते हैं या वीटेक कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन भी बेसिकली जो दी गई है उससे भी इमिशन काफी कंट्रोल होती है, क्योंकि आप स्टैक्योमेट्रिक रेशो को इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम अचीव करने की कोशिश करता है। फिर इग्निशन का डिजाइन, इग्निशन सिस्टम का डिजाइन इस तरह से किया गया है कि जिसमें बहुत सारे पैरामीटर्स की इनपुट लेके इग्निशन एडवांस को इस हद तक रखा जाता है कि आपका जो स्टैक्योमेट्रिक रेशो है और नॉकिंग को अवॉइड किया जाता है और स्टैक्योमेट्रिक रेशो को अचीव करने में ये हेल्प कर रहा होता है। तो इस तरह से इन डिजाइन के फीचर्स की वजह से भी आप जो इमिशंस हैं गाड़ी की उससे काफी हद तक छुटकारा हासिल करते हैं, लेकिन वो मुकम्मल कम नहीं होती। तो फर्दर कमी के लिए कैटालिटिक कन्वर्टर इस्तेमाल किया जाता है, ईजीआर सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं, गाड़ियों के अंदर दिए जाते हैं। तो इस तरह से आपका ये सारे सारे मिलके एमिशन कंट्रोल सिस्टम्स का नाम इनको हम देते हैं। अच्छा, कुछ एमिशंस के बढ़ने घटने और एयर फ्यूल मिक्सचर के ताल्लुक पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि एयर फ्यूल मिक्सचर अगर रिच होगा, गाढ़ा का मतलब रिच और पतले का मतलब थिन, लीन,
अगर एयर फ्यूल मिक्सचर रिच होगा, मिसाल के तौर पे हम इस तरफ को जाते हैं तो क्या होगा, आपका जो CO है इस हद से 14.7 की जो है ना, यहाँ पे अगर आपका आइडियल एयर फ्यूल मिक्सचर है, थ्योरेटिकल स्टाइक्योमेट्रिक एयर फ्यूल है, अगर हम इस तरफ को जाएंगे तो ये रिच होगा। रिच में हाइड्रोकार्बन अगर 16 हो जाता है, यानी कि 16 इससे ये 14.7 से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, आप इसको ये नंबर ना पढ़ें, यहाँ पे पढ़ेंगे ये रिच हो रहा है। तो ये अगर रिच हो रहा है तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोकार्बन यहाँ पे भी अगर होगा इतना रिच होगा तब भी इतनी रहेगी, और अगर इतना रिच होगा तो हल्की सी कमी आएगी। तो हाइड्रोकार्बन में, सॉरी, CO के अंदर, कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर कोई खास डिफरेंस नहीं आता। हाइड्रोकार्बन इस तरफ को अगर हम जाते जाएंगे, जितना रिच ज्यादा होगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन यकदम बढ़ना शुरू कर देते हैं। जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये अच्छी खासी ज्यादा होती है, और इस साइड पे अगर आप हैं तो यहाँ पे बैठे हुए हैं, इस साइड पे हैं तो यहाँ पे ये सबसे कम जो स्टाइकोमेट्रिक रेशियो पे नाइट्रस ऑक्साइड है, नॉक्स है, वो यहाँ पे मिलती है। तो ये उसका है। और इसी में अगर आप देखें कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन अगर रिच होगा तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी, हाइड्रोकार्बन ज्यादा मिलेंगे, और नॉक्स क्या मिलेगी, ये मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा गड़बड़ कर गया हूँ। इस तरफ को हम जब जा रहे हैं तो इट इज़ बेसिकली एयर फ्यूल मिक्सचर 16 पे लीन होता है, और 14 से कम पे जब जाएंगे तो एयर का हिस्सा कम होगा और फ्यूल का पार्ट ज्यादा होगा, तो ये वाली साइड, लेफ्ट वाली साइड रिच होगी। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ होगी इस फिगर के अंदर, ही मैंने एक बुक से ली है, और ये मेरे ख्याल में इंग्लिश से ट्रांसलेशन जब हुई है तो वो शायद उसमें कोई मसला हो गया है। तो इट इज बेसिकली रिच और दिस साइड इज लीन। तो रिच अगर आप जाते जाएंगे तो हाइड्रोकार्बन इस तरफ को बढ़ते जाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड भी इस तरफ को बढ़ेगी जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, और नॉक्स जो है वो इस तरफ कम होगी, रिच होने में नॉक्स कम होगी। आई होप मैं क्लियर कर गया हूँ जो मैंने गलती पहले की है। जी सर, क्योंकि उसकी 16 पे जाके जो से 16 रेशो 1 पर हो जाएगा ना, 16% हवा और जी, जी, 1% जी। फ्यूल, तो फिर वो उसका लीन हो जाएगा। हाँ, मैं यहाँ पे जो एरोज बने हुए हैं, गाढ़ा इस तरफ लिखा हुआ है, बेसिकली ये जो लफ्ज है गाढ़ा, ये लेफ्ट साइड पे लिखा होना चाहिए और पतला राइट साइड पे, क्योंकि जी 14.7 स्टाइकोमेट्रिक रेशियो है। अगर 14.7 हवा होती है तो एक हिस्सा फ्यूल जाता है, अगर वही हवा 14.7 से कम होगी और फ्यूल एक ही रहेगा तो इसका मतलब ये है कि लीन, हवा कम फ्यूल ज्यादा, तो ये लीन हो, सॉरी, रिच 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 होगा। होगा। और 16 पे जब हम जाएंगे कि हवा ज्यादा हो गई है और फ्यूल कम हो गया है तो लीन होगा। तो राइट साइड पे लीन है, लेफ्ट साइड पे रिच है। राइट लेफ्ट साइड पे रिच का मतलब गाढ़ा है। तो जैसे रिच होगा तो नॉक्स भी कम होंगी, हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन ज्यादा होंगे। एयर फ्यूल मिक्सचर अगर लीन होगा, फ्यूल कम और हवा का ज्यादा होना, तो लीन वाली सूरत में क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन कम होगी लीन की वजह से। अगर यहाँ पे एक चीज याद रखें कि लीन जो है ना सिर्फ एयर फ्यूल मिक्सचर की वजह से होता है, मिस फायर की वजह से भी। जब मिस फायर होगा तो वो जो लीन होता है, जो बेसिकली लीन होता है, और वहां पे अगर फ्यूल जा रहा है तो वो रिच हो जाएगा, तो आपका हाइड्रोकार्बन रिच होने की सूरत में हाइड्रोकार्बन बढ़ जाएगा। नॉक्स जो है ना लीन के केस में ज्यादा होती हैं, और अगर मिक्सचर बहुत ज्यादा लीन हो जाए तो कंबस्शन टेम्परेचर कम हो जाता है, बहुत ज्यादा लीन फ्यूल बहुत कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से ये बहुत रेयर होता है। जनरली जो लीन हमारे गाड़ियों के अंदर को प्रॉब्लम लीन का आता है, सिस्टम 2 लीन का, उसमें होता यही है कि वो इस हद तक नहीं होता कि टेम्परेचर ही कम हो जाए, लेकिन बाज औकात हो जाता है। तो लीन के केस में, जो एयर फ्यूल मिक्सचर पतला होने के केस में, नॉक्स आपकी ज्यादा होंगी। जब इंजन या इंजन में आने वाली हवा ठंडे हों, इंजन ठंडा है और इंजन में जो हवा आ रही है वो ठंडी है, तो क्या होगा, एयर फ्यूल मिक्सचर रिच होगा। हमने देखा था कि ठंडी गाड़ी में पल्स विड्थ ज्यादा बढ़ जाती है कि ताकि इंजन जल्द से जल्द गर्म हो। तो रिच किस केस में, हमने यहाँ पे भी देखा है कि मोनोऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पे भी बढ़ जाएगा। फिर जब गाड़ी पे लोड ज्यादा होगा तो फ्यूल ज्यादा इंजेक्ट किया जाता है। जब गाड़ी ने चढ़ाई चढ़नी हो, आप एक्सेलेरेटर दबाते हैं और इंजेक्टर पल्स अच्छी खासी बढ़ जाती है, इंजन का कैलकुलेटेड लोड बढ़ जाता है, तो एयर फ्यूल मिक्सचर रिच हो जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, कार्बन, और ना सिर्फ रिच होता है और साथ में एयर भी आ रही होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी आएगा, हाइड्रोकार्बन भी आएगी और नॉक्स भी ज्यादा होगी। कोई सवाल जी यहां तक? नो सर। अब
जो इमिशन कंट्रोल सिस्टम में हम आ जाते हैं, तो सबसे पहला सिस्टम है वो है कैटालिटिक कन्वर्टर सिस्टम। कैटालिटिक कन्वर्टर सिस्टम एक उसके अंदर एक खास किस्म का मटेरियल होता है जो कि एक हनीकॉम्ब कह लें, एक जाली नुमा जो ना शक्ल के अंदर होता है। तो जब एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से गैसेस निकलती हैं तो वो इसी कैटालिटिक कन्वर्टर में से गुजर के बाहर निकलती हैं। तो इसका जब ये गर्म होता है तकरीबन 400 डिग्री 40 सेंटीग्रेड या इससे कुछ ऊपर जब होता है, तो इसकी खासियत ये होगी है कि ये इन गैसेस को, जो हाइड्रोकार्बन आ रहे हैं, जो कार्बन मोनोऑक्साइड आती है, जो नॉक्स आ रही है, इसमें ऑक्सीजन बना के ऐड करता है। तो ऑक्सीजन जब ऐड होती है तो हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन, जो ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन के साथ मिलती है तो वो पानी बन जाता है, H2O बन जाता है। कार्बन के साथ मिलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, और इसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब मजीद ऑक्सीजन मिलती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कि कम हार्मफुल है। और फिर नॉक्स में जो नाइट्रस ऑक्साइड है, उसमें ऑक्सीजन जब ऐड होती है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाता है जो कि काफी कम हार्मफुल है, और माहौल इससे काफी बेहतर हो जाता है, बचत हो जाती है माहौल की। तो और फिर इसमें जनरली जो अभी कैटालिटिक कन्वर्टर आ रहे हैं, पहले दो तरह के आते थे अलग अलग, एक ऑक्सीडेशन वाला था, एक डी ऑक्सीडेशन वाला था। और फिर इनमें फिर जनरली अभी 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर आता है जो इन तीनों गैसेस को डील करता है। जबकि जो ऑक्सीडेशन वाला था वो पहले हाइड्रोकार्बन को मिसाल के तौर पे अगर वो डील करता था, दूसरे वाला कार्बन मोनोऑक्साइड को, और तीसरा नाइट्रस ऑक्साइड के लिए 3 वे जब इस्तेमाल करते थे, तो 3 वे वाला इन तीनों गैसेस को डील करता है, इनको न्यूट्रलाइज करता है। तो इस वजह से उसको 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर कहते हैं। हम क्विकली इसको पढ़ लेते हैं कि कोई चीज मिस ना हो जाए। कैटालिटिक कन्वर्टर इंजन की एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के फौरन बाद लगा होता है, और इसका काम यह है कि ये एग्जॉस्ट में मौजूद नुकसानदेह गैसेस को कीमियाई अमल के जरिए गैर नुकसानदेह या कम नुकसानदेह बनाता है। इसके अंदर आमतौर पे प्लाटिनम या प्लाडियम या इरिडियम या रोडियम मटेरियल की जाली लगी होती है। इन मटेरियल की खासियत होती है कि ये खास टेम्परेचर जो कि जनरली 400 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे कुछ ऊपर होता है पे पहुंच के नुकसानदेह गैसेस में ऑक्सीडेशन और डी ऑक्सीडेशन का अमल सरंजाम देते हैं, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और नॉक्स जैसी नुकसानदेह गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी कम नुकसानदेह गैसेस में तब्दील हो जाती हैं। ये बिल्कुल गैर नुकसानदेह गैसेस के अंदर तब्दील हो जाती हैं। पहली दो गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड जो और हाइड्रोकार्बन है, वो ऑक्सीडेशन के अमल से और नॉक्स डी ऑक्सीडेशन के अमल से बेहतर गैसेस की शक्ल में आ जाती हैं। शुरू में कैटालिटिक कन्वर्टर्स या ऑक्सीडेशन वाले आते थे या फिर डी ऑक्सीडेशन वाले आते थे, पर अब जनरली गाड़ियों में 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर आता है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी होती है, डी ऑक्सीडेशन भी होती है। इसी वजह से उसको 3 वे किया कहा गया है कि तीनों की तीनों चीजों को, इन तीनों चीजों को ये डील करते हैं। चलें जी, इससे आगे चलते हैं। अभी अब आ गया है ईवैप सिस्टम या इवेपोरेशन सिस्टम। इवेपोरेशन भी बेसिकली ये है कि वो अमल जिसमें कोई लिक्विड जो ना बुखारात की शक्ल में कन्वर्ट हो, तो उसको कहते हैं इवेपोरेशन होना, इवेपोरेट होना, फ्यूल का बुखारात में तब्दील हो जाना। तो ईवैप सिस्टम के अंदर हम सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं कि ये एमिशन कंट्रोल सिस्टम में इंपॉर्टेंट सिस्टम है ऑब्वियसली ये सिस्टम। और हमने पहले देखा था कि इसने क्या कंट्रोल करना है, जो फ्यूम्स बनने हैं फ्यूल टैंक के अंदर उनको डील करना है। ये सिस्टम ना सिर्फ फ्यूल टैंक में फ्यूल के जो फ्यूम्स या वेपर्स बुखारात बनते हैं उनको माहौल में नहीं जाने देता, बल्कि इन फ्यूम्स को जाया होने से भी बचाता है। और ये सिस्टम फ्यूम्स को एक स्टोरेज टैंक, जिसको चारकोल कनस्तर कहते हैं, में स्टोर करता रहता है, और इंजन की जरूरत के मुताबिक इन फ्यूम्स को इंजन में भेजता है ताकि इनको बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जा सके, और ना सिर्फ ईंधन की बचत की जा सके बल्कि माहौल को हाइड्रोकार्बन की माहौलियाती आलूदगी से भी बचाया जा सके। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये एक फ्यूल टैंक है और ये फ्यूल फिलिंग नेक है, जो कि फ्यूल टैंक के अंदर आके फ्यूल जब हम सर्विस करते हैं या फ्यूल रिफिलिंग कराते हैं तो फ्यूल यहाँ से आके टैंक के अंदर जाता है। और फिर इसमें जब टैंक के अंदर फ्यूल कम है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ गैसेस बुखार, ये फ्यूल बुखारात में कन्वर्ट होता है। फुल भी होगा तो बुखारात में टेम्परेचर की वजह से कन्वर्ट होगा वेपर की वजह से। तो यहाँ पे एक वेंट लाइन दी जाती है जो कि आगे यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ईवैप का चारकोल कनिस्तर है। इसके अंदर चारकोल का बुरादा होता है और उसकी खासियत ये होती है कि जब बुखारात आते हैं फ्यूल के तो उसमें से जो फ्यूल के वेपर होते हैं, फ्यूल्स उनको ये अपने चारकोल के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। जबकि अगर कोई खाली हवा है वो सारी की सारी इस सिस्टम से बाहर निकल जाती है, जिसके लिए एक वेंट वेल्व दिया गया है। ये जो वेंट वेल्व है यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ईवैप वेंट सोलेनॉइड,
ये इलेक्ट्रिकली इसको कंप्यूटर कंट्रोल करता है, और ये जनरली खुला रहता है हर वक्त, ये हर वक्त खुला रहता है। तो जब वेपर्स आएंगे, वेपर्स आके यहाँ पे चारकोल के साथ मिक्स हो जाएंगे, और उसमें अगर कोई एयर का पार्ट होगा जो कि उसमें वेपर नहीं है, खाली, फॉर एग्जांपल ये जब टैंक खाली होता जाता है, तो यहाँ पे वेपर्स तो है ही है, इस टैंक के अंदर सिस्टम से हवा आना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये खाली, जब फ्यूल कम होता है तो वो कहीं ना कहीं से हवा को सक करता है, तो यहाँ पे हवा भरना शुरू हो जाती है। तो वेपर के साथ वो हवा भी इधर आती है, तो वेपर एब्जॉर्ब हो जाते हैं चारकोल के अंदर, और जो हवा होती है वो इस वेंट से बाहर निकल जाती है। फिर जब जरूरत पड़ती है इंजन को, इंजन के आरपीएम के हिसाब से, तो यहाँ पे एक वेल्व लगा हुआ है, ये ओपन होता है, और यहाँ से, और ये वेल्व इस साइड पे आपकी जो थ्रॉटल बॉडी है, इनटेक मैनिफोल्ड है, थ्रॉटल बॉडी का जो इनटेक वाली साइड है, इनटेक मैनिफोल्ड के साथ कनेक्टेड होता है। तो ये जब खुलता है इसका रास्ता, तो इनटेक के अंदर में पता है कि नेगेटिव प्रेशर होता है, वैक्यूम होता है जिसको सक्शन भी कहते हैं, तो वो सक कर रहा होता है, तो वो सक्शन का असर यहां तक पहुंच जाता है। तो उस सेक्शन में होता ये है कि वो ये वेपर्स को उठाता है, और वेपर्स को जब उठाएगा तो उसको बाहर की हवा भी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज तो ये होगा कि ये कनिस्तर ही पिचक जाएगा अगर इसको मुसलसल हम सक करते रहें और ये बिल्कुल बंद हो। तो इसी वजह से ये जो वेंट वाल्व है ये हमेशा ओपन रहता है। तो ओपन रहने की सूरत में जो ये जब सक करेगा तो ये बाहर से हवा आएगी, इस हवा के साथ ये वेपर मिलेंगे, और ये वेपर हवा के साथ इधर से होते हुए इसको पर्ज वाल्व कहते हैं, ई वेब वाल्व भी कहते हैं, ई वेब पर्ज सोलेनॉइड वाल्व भी कहते हैं। तो ये इधर से होते हुए इनटेक मैनिफोल्ड में चला जाएगा, और एयर फ्यूल मिक्सचर में एज अ मिक्सचर ऐड हो जाएगा, और इस तरह से ना सिर्फ ये फ्यूम्स एनवायरनमेंट में नहीं जाएंगे, बल्कि ये इनटेक मैनिफोल्ड में एज अ फ्यूल चले जाएंगे, और आपका फ्यूल बचत भी हो जाएगी और माहौल की भी बचत हो जाएगी। तो इस सारे सिस्टम के अंदर अगर आप दोबारा इसको देखें, यहाँ पे एक हमारे यहाँ की गाड़ियों में जनरली ये फ्यूल टैंक प्रेशर सेंसर नहीं लगा होता। जनरली हमने जो हमारे पुराने सिस्टम है उनके ऊपर ये प्रेशर सेंसर आपको देखने में नहीं मिलेगा। इसी तरह ये जो वेंट वाल्व है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सोलेनॉइड वाल्व है, ये ईसीएम के साथ कनेक्टेड है। तो ये भी हमारा यहाँ पे मैकेनिकल वाल्व या ओपन एक होज, यहाँ पे एक पाइप लटकी होती है सिर्फ, और इवन कोई किसी किस्म का वाल्व नहीं होता, वो हर वक्त ओपन होती है। तो ये बचत के तौर पे हमारे यहाँ इस्तेमाल किया जाता है इस सारे सिलसिले को। ये बेसिकली जो सिस्टम है, ये बेसिकली मॉनिटरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इस वाल्व को कंट्रोल किया जाता है, और इस प्रेशर सेंसर को भी, कि ये ई वेब सिस्टम क्या काम ठीक कर रहा है, कहीं पे लीक तो नहीं हो रहा, तो इसमें मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगाया जाता है इस सारे खेल में। और ये चूंकि बाहर, जिस तरह से मैंने बताया, बाहर के मुमालिक में मिशन कंट्रोल में गाड़ियों की इंस्पेक्शन होती है, तो इस वजह से इन सिस्टम्स को मॉनिटर भी किया जाता है, ताकि अगर गड़बड़ हो तो जो गाड़ी का मालिक है उसको किसी किस्म का जुर्माना ना पड़े, वो सीधा गाड़ी में मिशन को देखे, लाइट को देखे कि जी सिस्टम फॉल्ट आ गया है, वहां पे चेक लाइट आएगी, चेक लाइट आएगी तो वो मैकेनिक के पास लेके जाएगा। अब दोबारा हम पीछे आ जाते हैं, और यहाँ पे हम बात करते हैं, जब खाली टैंक खाली होता है और इसमें हवा भर जाती है, खाली होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे हवा आएगी आएगी, क्योंकि बाहर का प्रेशर ज्यादा है। तो इस सिस्टम का एक काम ये भी है कि रिफ्यूलिंग के वक्त टैंक या ई वैप सिस्टम से इस हवा का सही तरीके से खराज कराए। अगर मैं जब इसमें फ्यूल डालूंगा और इसमें हवा भरी हुई है, और वो हवा कहीं पे निकल नहीं रही कहीं से भी, तो क्या होगा, जो मैं फ्यूल डालूंगा उसमें काफी प्रॉब्लम आएगी कि यहाँ पे प्रेशर है, मैं फ्यूल डाल रहा हूं, तो मुझे फ्यूल डालने के लिए एक्स्ट्रा प्रेशर चाहिए होगा। तो इसलिए जरूरी है कि ये जो हवा खाली टैंक के अंदर भरी होती है उसको भी निकाला जाए। तो वो कहाँ से निकलती है, वो इस वेंट लाइन से निकलती है, इस चारकोल कनेक्टर में जाती है। अगर उसमें कोई वेपर होता है तो वो वेपर इधर चारकोल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो हवा होती है वो इस वेंट वाल्व के साथ थ्रू बाहर निकल जाती है, एनवायरनमेंट के अंदर निकल जाती है। तो उस तरह से फिर जब आप रिफिलिंग करते हैं तो फ्यूल आसानी के साथ, जैसे जैसे फ्यूल जाता जाएगा वो हवा को पुश करेगा, हवा पुश होगी, हवा में प्रेशर बिल्डअप होगा, और वो प्रेशर के साथ हवा इधर से इस वेंट वाल्व के जरिए बाहर माहौल में चली जाएगी। अब कुछ जगहों पे हम आगे पढ़ेंगे भी सही, कि यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, तो गाड़ी में अगर अगर इस काम में ये सिस्टम फेल हो जाए, तो गाड़ी में रिफ्यूलिंग के मसाइल, मसलन गाड़ी ऑटो फिल ना होना, आप गाड़ी ऑटो फिल पे लगाते हैं, गाड़ी फिल हुई नहीं होती, और ऑटो फिल जो है ना, प्रेशर यहाँ पे बैक प्रेशर बनता है, अगर यहाँ पे कोई स्टक हो, यहाँ से प्रेशर बाहर, एयर प्रेशर बाहर ना जा रहा हो, तो वो एयर प्रेशर फिर इधर आके एक्ट करता है, तो फ्यूल नोजल जो उसने डाली होती है ऑटो फिल के लिए, तो उस नोजल पे जब प्रेशर पड़ता है तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, फ्यूल वो डिलीवर करना बंद हो जाता है, तो जिसकी वजह से ये टैंक फिल नहीं हो पाता।
और फिर बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि ये इतना क्लॉग्ड होता है और हवा का प्रेशर इतना बन जाता है कि वो जो फ्यूल इधर आ रहा होता है उसको फिर ये वापस इसी नेक के ज़रिए बाहर स्पिल करा देता है, बाहर फेंक देता है। तो फ्यूल जो है ना बाहर गिर पड़ता है और टैंक फिल भी नहीं हुआ होता। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन भाई? नो सर। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है अभी तक? ये मुझे कोई कंफर्म करेगा? नो सर। नो सर। चलें, चलें। ये अक्सर जो बाहर ममालिक में अगर आप देखेंगे तो अक्सर ये प्रॉब्लम आए होते हैं कि जो है ना टैंक रीफिल नहीं हो पा रहा प्रॉपर्ली। तो उसमें ये वजूहात क्या हो सकती हैं? ये वेंट लाइन बंद हो जाए या ये वेंट वाल्व, और इसमें जनरली क्या कहते हैं, चूंकि यहाँ पे मट्टी-शट्टी बहुत होती है बाहर एनवायरनमेंट में, वो इधर आके घुस जाती है तो ये वेंट वाल्व खराब हो जाते हैं या क्लॉग हो जाते हैं। तो जब ये क्लॉग होगा तो ये नहीं निकल पाएगा। तो ये यहाँ से ये जो एयर प्रेशर है जब टैंक खाली होता है ये निकल नहीं पाएगा। तो फिर उसका फिर तरीका ये होता है कि आप इन लाइन्स को चेक करते हैं, इनमें एयर का प्रेशर मार के बाज़ औक़ात एक स्मोक डिटेक्शन मशीन होती है जनरली बाहर के ममालिक में, हमारे यहाँ देखने में नहीं आती। तो वो स्मोक डिटेक्टर मशीन इन लाइन में लगा दी जाती है, जिससे जहाँ से अगर वो किसी लाइन से वो स्मोक बाहर निकलना शुरू हो जाता है तो पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई रप्चर है या यहाँ से आगे नहीं जा रहा। मैं यहाँ से देता हूँ तो इस टैंक से यहाँ से वो स्मोक बाहर निकलना चाहिए। अगर वो नहीं निकलता तो इसका मतलब ये है कि ये क्लॉग होगी। इसी तरह से मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर वो स्मोक टेस्टिंग मशीन, या फिर हम अल्टरनेटिवली ये कर सकते हैं कि जी मैंने अगर इसको चेक करना है तो मैं यहाँ से एयर प्रेशर हल्का सा दूं इस जगह से कहीं से, और वो एयर प्रेशर यहाँ से निकलना चाहिए। तो उस तरीके से मुझे कुछ ना कुछ पता चल जाएगा कि अगर स्टक क्लोज के ऊपर स्टक है, कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर, तो उस वजह से ये रिफिलिंग के मसाइल होंगे। फिर जो ये प्रेशर सेंसर है उसमें मॉनिटरिंग का सिस्टम होता है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। आगे बढ़ने से पहले ये 4 कोल कनस्तर की चंद शेप्स हैं कि ये गोल शेप में भी होता है और इसके अंदर ये 4 कोल ये बुरादा सा पड़ा हुआ है, और ये भी एक इस शेप में भी अक्सर गाड़ियों में होता है। जनरली हमारे यहाँ की गाड़ियों में मैंने देखा है कि जो इंजन कंपार्टमेंट है उसके अंदर होता है। बाहर बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी हैं जिसमें फ्यूल टैंक के पास नीचे, जो गाड़ी के नीचे ये लगे होते हैं। तो ये भी एक शेप है। और ये जो पर्च सोलेनॉइड वाल्व है इसमें 2 पॉइंट्स होते हैं। एक में जिस तरह से हमने पीछे देखा है कि यहाँ पे 2, एक इनटेक मैनिफोल्ड के साथ कनेक्टेड होता है और एक 4 कोल कनस्तर के साथ एक लाइन, और उसमें और ये वन वे वाल्व होता है। और इसमें अगर ये साइड इनटेक मैनिफोल्ड के साथ है तो इसमें अगर आप सक करेंगे तो ये आने देगा। अगर ये ओपन है, ऑपरेट हुआ है और इधर से आप सक करेंगे तो यहाँ से हवा आएगी। अगर ये ऑपरेट नहीं हुआ आप सक करेंगे तो ये हवा को नहीं आने देगा। ये इसका चेक है जिसको जनरली हम जब ट्रबल शूट करते हैं सिस्टम को तो इसको हम इस तरह से भी चेक कर लेते हैं। तो मॉनिटर, आप इस डायग्राम को हम देख लेते हैं। इसके अंदर ये फ्यूल नेक है, ये फ्यूल टैंक है यहाँ पे, और यहाँ पे जो ईवैप सिस्टम की जो वेपर वाली लाइन है वो आगे 4 कोल कनस्तर के साथ कनेक्ट हो रही है। यहाँ पे जो वेंट सोलेनॉइड यहाँ पे लगा हुआ है, ये 4 कोल कनस्तर है, और इधर से ये पाइप एक कनेक्टेड है उसके साथ जो पर्च सोलेनॉइड है उसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है जी, और यहाँ से ये जो पाइप है ये इनटेक मैनिफोल्ड की तरफ जा रही है। अब अगर आप इस जगह के ऊपर फ्यूल पंप के साथ देखें तो यहाँ पे पंप के साथ उसने एक फ्यूल टैंक प्रेशर सेंसर भी दिया हुआ है जो यहाँ पे लगा हुआ है, और ये फ्यूल वेपर वेंट ये बेसिकली यही वाली उसने यहाँ पे क्लोजअप व्यू में दिखाई है। तो इसमें होता यह है कि जिन गाड़ियों में ये सिस्टम होता है, जब टेस्ट के लिए कंडीशन मौजूद होती है तो ECU वेंट वाल्व, ये वाला वाल्व जो कि नॉर्मली हर वक्त ओपन होता है, इसको क्लोज करा देता है। इसको क्लोज करा के ये जो पर्च सोलेनॉइड वाल्व है इसको ओपन करता है। जब इसको ओपन करेगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे एक सक्शन का असर आएगा, नेगेटिव प्रेशर आएगा, सक्शन का असर आएगा। वो सेक्शन यहाँ पे भी असर करेगी, फ्यूम्स को भी पिक करेगी, और साथ में वो सेक्शन इस टैंक तक आएगी। तो इस टैंक के अंदर जो प्रेशर सेंसर जो प्रेशर पहले दे रहा होगा वो प्रेशर कम होगा क्योंकि सक्शन का इफेक्ट आया है। तो जब वो देखेगा कि प्रेशर में ECU, जब उसके पास ये रीडिंग आएगी, वो देख रहा था कि पहले यहाँ पे कुछ PSI था, अब जब मैंने ये वाल्व ओपन किया है तो ये कुछ PSI कम हुआ है, तो उससे वो समझ जाएगा कि इस सिस्टम के अंदर किसी किस्म की लीक नहीं है। तो ये बेसिकली एक मॉनिटरिंग ईवैप मॉनिटरिंग का सिस्टम है। और अगर ये प्रेशर कम नहीं होता
तो फिर वो चेक इंजन लाइट ऑन करा देता है और ईवैप सिस्टम की लीक के कोड जनरेट करा देता है। इसी तरह से कुछ गाड़ियां ऐसी भी हैं जिनके अंदर बकायदा एक पंप लगा होता है जो इस वेल्व को नहीं खुलाते बल्कि इस सिस्टम के अंदर एयर को पंप करता है और फिर उस एयर के पंप होने से देखता है कि टैंक के अंदर प्रेशर बढ़ा है कि नहीं बढ़ा। अगर वो बढ़ जाता है तो फिर वो समझता है कि इस सिस्टम के अंदर यहां तक किसी किस्म की कोई लीक नहीं है। तो ये भी एक सिस्टम होता है जो कि ईवैप सिस्टम की मॉनिटरिंग के लिए होता है। यहां तक किसी किस्म का कोई सवाल नो जवाब सर। जल्दी दिया नो करें ताकि मैं आगे नो चलूं। नो सर। थैंक यू। अच्छा, इन्हीं मसाइल को जो हमने डिस्कस किया था मैं क्विकली इसमें मैंने डिस्कस किया है, लेकिन इसमें एक खास भी मसला है जिसको मैं डिस्कस करना चाहूंगा। वेंट लाइन या वेंट वेल्व का बंद होना या लाइन का या बंद, जो मैंने कहा था कि ये लाइन बंद हो जाए या ये वेल्व बंद हो जाए तो क्या होगा, आपकी ऑटो रिफिलिंग नहीं हो पाएगी, टैंक फुली फिल नहीं हो सकेगा और इवन फ्यूल स्पिल होने के चांसेस भी आते हैं। फिर एक और मसला है जो इसको जरूर समझिएगा कि सिस्टम टू लीन का कोड, रफ आइडलिंग, इंजन से एक्सलेट करते हुए पटाखों की आवाज का आना और गाड़ी के मिसिंग करने का एहसास होना, ये बड़ा क्लासिकल प्रॉब्लम है जो मुझे भी एक गाड़ी के साथ डायग्नोस करते हुए सामने आया था प्रॉब्लम। तो इसमें होता यह है कि जब पज वाल्व ओपन पे स्टक हो जाए, ये वाला वाल्व, तो क्या होगा कि हर वक्त यहाँ पे एक नेगेटिव प्रेशर रहेगा जो यहाँ से सक्शन करता रहेगा, यहां से सक करता रहेगा। फ्यूम्स हैं, भले जो कुछ फ्यूम्स अगर नहीं भी होंगे तो बाहर की एयर आती रहेगी इस वेंट वाल्व के थ्रू, और वो क्या करेगी, आपकी आइडलिंग खराब कर देगी। अगर आपका सिस्टम मैप वाला नहीं है, मैप सेंसर वाला है, मैस एयर फ्लो सेंसर वाला, जिसमें सेंसर हमने पहले डिस्कस किया था वो एयर फिल्टर के पास होता है, तो यहाँ पे जब एयर एक्स्ट्रा आ रही होगी तो उस मैस एयर फ्लो सेंसर को नहीं पता चलेगा, तो फ्यूल जा रहा होगा मैस एयर फ्लो सेंसर की हवा के हिसाब से, जबकि हवा जा रही होगी ज्यादा, और वो अगर उसमें कमी बेशी आएगी आरपीएम के साथ तो आपके जो आइडल के आरपीएम है वो रफ होंगे, तो आगे पीछे होंगे, प्लस माइनस होते रहेंगे, ड्रॉप होंगे, ज्यादा होंगे, इस तरह से होगा। फिर अगली चीज ये है कि जो फ्यूल फ्यूम्स यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, जब हम गाड़ी को एक्सलेट करते हैं, एक्सेलेरेट करके उसको छोड़ते हैं, एक्सेलेटर को जब छोड़ते हैं तो क्या होता है, एक्सेलेटर को जब हम छोड़ते हैं तो फ्यूल सप्लाई जो इनटेक मैनिफोल्ड के अंदर फ्यूल सप्लाई इंजन के अंदर कट हो जाती है, इग्निशन कट हो जाती है जब आप एक्सेलेटर को छोड़ते हैं। आप एक खास स्पीड पे जा रहे हैं, एक्सेलेटर दबाया हुआ है, जैसे ही आप छोड़ेंगे वैसे ही फ्यूल कट हो जाएगी, इग्निशन कट हो जाएगी। और जबकि ये जब ओपन पे स्टक है तो सक्शन, ये हर वक्त यहाँ पे सक्शन का अमल अवेलेबल होगा, और अगर यहाँ पे उस वक्त फ्यूम्स आए हैं तो वो फ्यूम्स जाके इनटेक मैनिफोल्ड से होते हुए सिलेंडर में से गुजरते हुए आपके इसके अंदर आ जाएंगे, कैटालिटिक कन्वर्टर तक पहुंच जाएंगे। अब अगर वो अनबर्न फ्यूल, वो बेसिकली क्या है, फ्यूम्स क्या है, वो अनबर्न फ्यूल है, जब वो कैटालिटिक कन्वर्टर पे पहुंचते हैं तो कैटालिटिक कन्वर्टर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, तो वो वहां पे यकदम जलते हैं, और जब वो यकदम जलते हैं तो या वो बीच में पड़े हुए हैं और आप साथ में एक्सेलेरेटर देते हैं और फिर आपकी इग्निशन शुरू हो जाती है, तो फिर उस वजह से यकदम जलने की वजह से कैटालिटिक कन्वर्टर वाली साइड से आपको पटाखों की आवाजें आती हैं। तो ये बड़ा क्लासिकल एक प्रॉब्लम है जो बहुत कम देखने में आता है, लेकिन ये हो जाता होता है। इस पे कोई क्वेश्चन है तो जरूर बताएं, और इसी की डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे दी हुई है। हाँ हाँ सर, जी। बाकी एक और इसमें मैं देखूंगा, आपको ऐड करूंगा कि जो सा होता है फ्यूल, पेट्रोल फ्यूल टैंक होता है ना, ये वेपर लॉक होता है, और जो सा डीजल टैंक होता है ये एयर लॉक होता है। अच्छा, डीजल में मैं बिल्कुल जो है ना वो हूँ, जीरो हूँ। अब इसको फ्यूल के हवाले से अगर कोई मेरी बात में कोई कुछ कंट्राडिक्शन है तो जरूर डिस्कस करें ताकि मुझे भी क्लैरिटी हो। नो नो सर, मैं वैसे ही इंफॉर्मेटिव अच्छा। बात बता अच्छा, रहा था। मैं डीजल में एक बिल्कुल मिनट। कोरा हूँ, बिल्कुल जीरो। ठीक है जी। तो ये बड़ा ठीक। एक क्लासिकल सा एक केस था जो आई विश कि मैं आपके साथ डिस्कस करूं, तो आई होप आपको समझ आ गई होगी इसकी चीज की। जी सर। आगे आ जाते हैं, जो अगला सिस्टम है मिशन कंट्रोल का वो है एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन सिस्टम। एग्जॉस्ट गैस को बेसिकली हम करते ही हैं, ये यहाँ पे इंजन है और ये अगर आप देखें स्पीकर के अंदर ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है, और आपको पता है कि जो हर सिलेंडर की एक पोर्ट बाहर निकलती है उसी तरह से एक पाइप सा बाहर निकलता है, तो किसी एक पाइप से ये पोर्ट ली जाती है, ये टैप, हम इसको कहते हैं टैप करना, कि उससे एक टूटी आपने लगा दी है,
तो ये टैपिंग की जाती है और इसको यहाँ पे एक EGR वैल्व लगा होता है जो अपने टाइम पे एक खास उसमें सूरत हाल में खुलता है और इधर से फिर ये इनटेक मैनिफोल्ड के साथ जुड़ा होता है। तो इनटेक मैनिफोल्ड में ये जो एग्जॉस्ट की गैस है, कुछ हिस्सा एग्जॉस्ट की गैस का, कुछ हिस्सा ये इनटेक मैनिफोल्ड में आके आपके सिलेंडर्स के अंदर, सारे सिलेंडर के अंदर एग्जॉस्ट का कुछ ना कुछ हिस्सा मिक्स हो जाता है। अब इसमें होता ही है कि एग्जॉस्ट की खासियत ये है कि इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड वगैरह होती हैं और ये बेसिकली कर ये रही होती हैं कि ये उसका जो अंदर बर्निंग होती है उसके टेम्परेचर को कम कर देती हैं। तो ये कीमियाई अमल है। उस टेम्परेचर को जब कम कर देती हैं तो आपका जो इंजन का जो टेम्परेचर है वो कुछ किसी हद तक कम हो जाता है। जब वो कम होगा तो हमने डिस्कस किया था कि नॉक्स जो है ना, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से नॉक्स निकलती हैं। अगर कम होगा तो नॉक्स की मिकदार बहुत कम हो जाती है। तो उसको कम करने के लिए सिस्टम दिया गया है। तो और फिर यहाँ पे अगर आप सिस्टम देखें, यहाँ पे थ्रॉटल बॉडी लगी हुई है, यहाँ पे इस तरह का सिस्टम, ये इस तरह का, यहाँ पे एक सोलेनॉइड है। कंप्यूटर इस सोलेनॉइड के थ्रू क्या करता है, इस EGR वैल्व को, यहाँ पे एक वैक्यूम की लाइन इनटेक से ली गई है इस सोलेनॉइड पे, और जिस तरह से पर्ज वैल्व है ये उसी तरह का, एग्जैक्टली उसी तरह का वैल्व है। तो ये फिर वैक्यूम जब ये ओपन होता है तो ये वैक्यूम को यहाँ पे अवेलेबल कर देता है। और यहाँ पे जिस तरह से हमने फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर को डिस्कस किया था, तो ये इसको ऊपर खींचता है और स्प्रिंग की कुव्वत को ओवरकम करने की कोशिश करता है और ये पिंटल ऊपर उठ जाता है, स्पिंडल जो है, और यहाँ से ये इसका रास्ता खोल देता है और EGR उस वक्त चली जाती है। जब जरूरत होती है उस वक्त ये इसको सिग्नल देगा और ये वैल्व ओपन होगा और वैक्यूम यहाँ पे अवेलेबल होगा। उस वैक्यूम का काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, इस EGR को ऑपरेट कराना, और फिर ये एग्जॉस्ट यहाँ से चली जाती है। इस तरह की गाड़ियां आपको कम देखने मिलेंगी। जो कुछ पुरानी गाड़ियों में आप देखेंगे कि वहाँ पे ये इवन सोलेनॉइड भी नहीं है, वहाँ पे वैक्यूम की लाइंस आई होती हैं इस EGR पे। वो EGR प्योरली मैकेनिकल होता है और वैक्यूम के थ्रू ऑपरेट हो रहा होता है। लेकिन अब जो नई गाड़ियां हैं उनके अंदर इवन ये सोलेनॉइड भी नहीं है, इसी EGR के अंदर ही सोलेनॉइड डाल दिया गया है और डायरेक्टली इसी EGR वैल्व को ही ऑपरेट कराता है। ठीक है जी, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। EGR सिस्टम नॉक्स एमिशन को डील करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मकसद एयर फ्यूल मिक्सचर में बर्न्ड या जली हुई गैसेज, जिसको हम कहते हैं, जिसको एग्जॉस्ट भी कहते हैं, का कुछ हिस्सा एयर फ्यूल मिक्सचर के साथ मिक्स करके सिलेंडर के अंदर के टेम्परेचर को कम करना है ताकि नॉक्स या नाइट्रस ऑक्साइड गैसेज इंजन में कम से कम पैदा हों। नाइट्रस ऑक्साइड, ये नॉक्स, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये दो वजूहत से पैदा होती हैं। एक, एयर फ्यूल मिक्सचर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मौजूद होती है तो कंबंशन के दर्जा हरारत से ये पैदा होती है। और दूसरा ये है कि जब एयर फ्यूल मिक्सचर लीन होता है तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मिकदार ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि हवा ज्यादा है वहां पे, तो ये गैसेस पैदा होती हैं। वर्किंग मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दी है कि इस तरह से वर्किंग होती है, और मेरे ख्याल में मैं इसको स्किप करता हूँ, इसको मैं पढ़ता नहीं हूँ। आजकल की गाड़ियों में जिस तरह से मैंने बताया कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल होता है, उसमें ये वेल्व नहीं होता बल्कि यही वेल्व इलेक्ट्रोमैकेनिकल होता है। और EGR की जो ECM की जो है ना, डायरेक्ट जो लाइंस हैं वो यहाँ तक आई होती हैं और वही उन्हीं को ऑपरेट कराती हैं, इसी वेल्व को ओपन और क्लोज करती हैं। अब इस सिस्टम की भी मॉनिटरिंग होती है। गाड़ियों के अंदर नॉक्स एमिशंस को डील करने के लिए, चूंकि EGR ही वाहिद सिस्टम है, इसके अलावा इंटरनल EGR भी है, इसलिए मॉडर्न गाड़ियों में इस सिस्टम के ठीक काम करने की मॉनिटरिंग की जाती है। इसकी मॉनिटरिंग में एक तो EGR वैल्व को की पोजीशन को मॉनिटर किया जाता है। इस EGR वैल्व के अंदर दो पोजीशन सेंसर लगे होते हैं जो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस के होते हैं, कि वो पिंटल जब उठता है तो वो रेजिस्टेंस को चेंज करता है, जिससे कंप्यूटर को पता चलता है कि ये ओपन हो चुका हुआ है। इन पोजीशन सेंसर जो कि इसी EGR वैल्व का पार्ट होते हैं, उनकी मदद से ECM को पता चलता है कि जो मैंने हुक्म दिया है उसके मुताबिक EGR का वैल्व ओपन हुआ है कि नहीं हुआ। दूसरा ये होता है कि क्या इनटेक मैनिफोल्ड के अंदर ये गैसेस, एग्जॉस्ट की गैसेस आई हैं कि नहीं आई, क्योंकि ये जब एग्जॉस्ट की गैसेस होती हैं तो इनके अंदर कार्बन सूट भी बहुत ज्यादा होता है, तो वो बाज़ औक़ात ये काफी हद तक ये लाइन कुछ अर्से के बाद क्लॉग हो जाती है, तो भले ये खुले भी सही तो वो गैसेस आती ही नहीं है। तो इस चीज को देखने के लिए जो मैप सेंसर गाड़ियों के अंदर लगा होता है वो इस चीज को मॉनिटर करता है कि जब भी ये खुलता है तो एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू बढ़ जाती है। यानी कि जो इंजन के अंदर एब्सोल्यूट प्रेशर जब बढ़ता है तो आपका बेसिकली उसका मतलब ये होता है कि जो इंजन के अंदर वैक्यूम बिल्ड है वो कम होता है। तो जब भी कंप्यूटर देखता है कि उसने ओपन किया है,
और यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर अगर नहीं बढ़ा तो वो समझ जाता है कि ये लाइन क्लॉग हो गई है और इधर से जो गैस एग्जॉस्ट गैस इधर आनी थी वो नहीं आ पा रही। तो इस तरह से उस कोड को वो इस चीज़ को मॉनिटर करता है कि क्या ईजीआर सिस्टम ठीक तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। और बाज औकात ये भी होता है कि ईजीआर जो है ना ओपन पे स्टक हो जाता है, ये ओपन पे ही स्टक हो जाता है। और वो जब ओपन पे स्टक होगा तो इसके ऊपर सक्शन का जो असर तो रहेगा क्योंकि इनटेक मैनिफोल्ड के साथ ही कनेक्टेड है। तो यहाँ से एग्जॉस्ट से वो सक करता रहता है हर वक्त, जब जरूरत नहीं भी होती तब भी। तो फिर आइडल के वक्त जनरली ये एग्जॉस्ट आइडल के वक्त ये एग्जॉस्ट जो ईजीआर वाल्व है ये बंद होता है। लेकिन अगर स्टक हो तो फिर क्या होगा, तो एक्स्ट्रा एयर आएगी यहाँ पे और फिर आपकी आइडलिंग में प्रॉब्लम आएगी। अगर मैफ सेंसर वाली गाड़ी है तो आइडलिंग रफ होगी और उसमें प्रॉब्लम आएगी और इवन इंजन स्टॉल करने की कोशिश करेगा। तो और मैप सेंसर वाली गाड़ी में आरपीएम बढ़ जाएंगे आपके, आइडल के आरपीएम ज्यादा होंगे आपको। तो वो निशानी है कि आपकी एग्जॉस्ट जो ईजीआर वाल्व है वो ओपन में स्टक है। वो ये एक पॉसिबिलिटी है उसके अंदर। सॉरी, मैं मेरे ख्याल में ये डिलीट करना मिस कर गया था। अब हम आ जाते हैं इंटरनल ईजीआर। इंटरनल ईजीआर बेसिकली ये एक इफेक्ट है जो हर इंजन के अंदर होता है। उसमें होता ये है कि ये आप ये देखें, ये इनटेक के वेल्व हैं और ये एग्जॉस्ट के वेल्व हैं। ठीक है जी, इनटेक का वाल्व, एग्जॉस्ट का वाल्व। अब जब इनटेक में जब एग्जॉस्ट जब होने लगी है, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखें, जब एग्जॉस्ट होने लगी है तो एग्जॉस्ट वाल्व खुला है। अब ये एग्जॉस्ट होते होते जब क्लोज की तरफ आ रही होती है, तकरीबन 10 डिग्री ये पिस्टन अभी रह रहा होता है एग्जॉस्ट मुकम्मल होने से पहले स्ट्रोक के, तो इनटेक का स्ट्रोक ये वाल्व भी ओपन हो जाता है। तो इन ये एयर फ्यूल मिक्सचर इधर आना भी शुरू हो जाता है। तो जब ओपन होगा तो एयर फ्यूल मिक्सचर के साथ ये जो एग्जॉस्ट है ये कुछ ना कुछ यहाँ पे मिक्स हो जाती है। इसको कहते हैं इंटरनल ईजीआर इफेक्ट। लेकिन ये चूंकि फिक्स होते हैं तो इस वजह से ये इतना खास इसका इससे कोई फायदा नहीं होता। लेकिन अगर आपकी टाइमिंग आउट हो तो ये प्रॉब्लम कर सकता है इंजन की परफॉर्मेंस में भी। आपकी इनटेक वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व की टाइमिंग में मसला हो तो हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया है, हमारी इंजन की परफॉर्मेंस में भी फर्क हो जाती है। तो यानी एग्जॉस्ट स्ट्रोक भी मुकम्मल ना हुआ और उसी वक्त इनटेक स्ट्रोक भी शुरू हो जाए, जो मैंने अभी यहाँ पे बात की है। अब इस सब से हासिल ये होता है कि एग्जॉस्ट गैसेस का कुछ हिस्सा इनटेक होते हुए एयर फ्यूल मिक्सचर के साथ मिल जाए ताकि ईजीआर इफेक्ट मिल जाए और इंजन टेम्परेचर में कुछ कमी ला के नॉक्स एमिशंस को कम किया जा सके। इसी तरह एक और चीज है जो जिसका ताल्लुक नॉक्स के नहीं है, लेकिन चूंकि ये डिस्कशन चल रही है तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे भी डाल दिया कि जो पावर स्ट्रोक है जिसमें बर्निंग के बाद, कंप्रेशन के बाद ये पिस्टन नीचे जा रहा है, तो रेड हॉट गैसेज है, ये रेड आपको मिक्सचर नजर आ रहा होगा, ये बेसिकली हॉट गैसेज है, पावर स्ट्रोक है। जब ये नीचे जाता है तो इस पावर स्ट्रोक को जब ये नीचे बिल्कुल कंप्लीट डेड बॉटम डेड सेंटर पे नहीं आया होता पिस्टन, तो उसके आने से 10 डिग्री पहले ही ये एग्जॉस्ट का वेल्व खुल जाता है। यानी कि पावर स्ट्रोक अभी चल रहा है और एग्जॉस्ट खुल गया है। तो उससे फायदा ये होता है कि जब ये गैसेस जो है ना, पावर स्ट्रोक जब नीचे जा रहा होता है तो ये गैसेस जब ज्यादा देर के लिए यहाँ पे रहती हैं, हॉट गैसेस, तो इसका टेम्परेचर ओवरहीट की तरफ जाना शुरू कर देता है। तो आप एग्जॉस्ट के जो वेल्व को थोड़ा सा पहले जब खोलते हैं तो पावर का थोड़ा सा लॉस तो होता है, लेकिन उसमें फायदा ये हो जाता है कि आप ओवरहीट से बच जाते हैं। तो ये भी एक अलग इसी के साथ लिंक चीज थी जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। और वाल्व ओवरलैपिंग से क्या मुराद है कि ये वाल्व खुला हुआ है उसी वक्त ये वाल्व भी खुल गया है, तो ये वो टाइम जिस टाइम में ये दोनों वाल्व कुछ हद तक खुले हुए हैं उसको हम कहते हैं कि वाल्व ओवरलैपिंग। अब वेरिएबल वाल्व टाइमिंग जो है ना, एक्चुअली ये जो सिस्टम है ये बहुत अच्छा इंटरनल ईजीआर में किरदार अदा करता है कि ईजीआर का जो जो सही किरदार है इंटरनल का, वो वेरिएबल वाल्व टाइमिंग सिस्टम वाले जो इंजन है उनमें होता है। उसमें होता है, अगर आप ये देखें, ये वाल्व है और यहाँ पे इनके ऊपर वो फिंगर्स लगी हुई है और ये कैम अलग से कैम शाफ्ट यहाँ पे है। तो ये कैम शाफ्ट इस पुल्ली के साथ रोटेट करती है, इस पुल्ली के साथ रोटेट करती है। तो वेरिएबल में ये होता है कि यहाँ पे ये एक तरह का मैकेनिज्म है, ये जब आप इसको चेंज करते हैं तो ये जो कैम है उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है और उसी चेंज पोजीशन के साथ ये रोटेट करती है। यहाँ पे अगर आप इसी चीज को देखें तो यहाँ पे अभी वो कैम शाफ्ट रोटेट कर रही है। अब उसने जो पोजीशन बनानी थी कैम की वो बना दी हुई है, एडवांस किया या रिटार्ड किया है उसने, इन कैम लोब्स को कर दिया हुआ है।
इसी तरह से ये VVTi जो टोयोटा के हैं उनमें और इवन सुजुकी में भी और कुछ और इंजन में भी हमने देखे हैं कि इस तरह का सिस्टम होता है कि पूरी की पूरी शेफ्ट को ही जिसके ऊपर कैम लगी होती है उसी को ही रोटेट करा देता है, उसको थोड़ा सा एडवांस कर देता है या रिटार्ड कर देता है और फिर उसी रिटार्ड या एडवांस एंगल के साथ ये रोटेट करती रहती है ये वाली शाफ्ट। तो खैर इसका मतलब ये है कि इस वेरिएबल वेव टाइमिंग से जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज वाली गाड़ियां हैं वो इससे काफ़ी सारे काम लेती हैं। एक ये है कि फ्यूल इकोनॉमी इससे बेहतर हो जाती है, आइडलिंग बहुत अच्छी होती है और साथ में बेहतर एग्जॉस्ट एमिशन कंट्रोल आपको मिलता है, क्योंकि इसमें आपने जो EGR का इफेक्ट है उसको आप बढ़ा सकते हैं। इस सिस्टम का असल मकसद मुख्तलिफ RPM और इंजन की ऑपरेशन के दौरान पावर की ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व के ओपन और क्लोज होने के दौरानिए और मुख्तलिफ स्ट्रोक्स के बीच वाल्व ओवरलैप को तब्दील किया जाता है। इस तरह यह सिस्टम डायरेक्टली इनटेक मैनिफोल्ड के वैक्यूम प्रेशर या एब्सोल्यूट प्रेशर को और सिलेंडर में जो कंप्रेशन है उसके प्रेशर पे भी असरअंदाज होता है, जिससे इंजन की पावर की ज़रूरियात को बहुत अच्छे तरीके से आप पूरा कर सकते हैं। तो ये वेरिएबल वाल्व टाइमिंग बहुत एफिशिएंट सिस्टम है जिससे इंजन की परफॉर्मेंस पे काफ़ी मदद मिलती है। और इसके साथ साथ आप क्या करते हैं, इस सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए ECM क्या करता है, एग्जॉस्ट और इनटेक स्ट्रोक्स के दौरान वाल्व ओवरलैप के दौरानियों को बढ़ा के एमिशंस कंट्रोल करने के लिए ज़रूरत के मुताबिक EGR इफेक्ट हासिल करता है। कोई सवाल जी यहाँ पे? नो सर। थैंक यू। नो सर। अब एक और सिस्टम है मिशन कंट्रोल का, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी एयर सिस्टम। इसमें होता यह है कि सेकेंडरी एयर सिस्टम में जब गाड़ी ठंडी होती है तो उस वक्त हमें पता है कि कैटालिटिक कन्वर्टर काम नहीं कर रहा होता। हमने बताया है कि कैटालिटिक कन्वर्टर जब उसका टेम्परेचर 400 डिग्री 40 सेंटीग्रेड पे पहुंचता है, वो कब पहुंचेगा, जब यहाँ से हार्ड गैसेस आएंगी, वो हार्ड गैसेस इसको गर्म करती रहेंगी और फिर एक वक्त आएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा और वो जो कैटालिटिक कन्वर्टर है वो 400 डिग्री 40 सेंटीग्रेड में पहुंचेगा और फिर ही वो एग्जॉस्ट में जो इमिशंस आई हुई हैं उनको डील करेगा। उससे पहले का जो दौरानिया है, जब इंजन स्टार्ट हुआ है और ये 400 डिग्री 40 सेंटीग्रेड पे पहुंचा है, उस वक्त के लिए जो एमिशंस हैं वो एग्जॉस्ट गैस से निकल रही होती हैं। तो ये सिस्टम इसलिए दिया गया है कि उस टाइम के दौरान यहाँ पे करता यह है कि ये एग्जॉस्ट की जो पोर्ट है उसमें एयर को इंट्रोड्यूस कराते हैं। एयर के अंदर होती है ऑक्सीजन। तो एग्जॉस्ट कैटालिटिक कन्वर्टर में क्या होता है, वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा होता है। यहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे दे देते हैं एग्जॉस्ट के अंदर, तो वो ऑक्सीजन उन गैसेस के साथ रिएक्ट करके जो हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन के साथ मिलके पानी बना देती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना देती है और नाइट्रस ऑक्साइड के साथ मिलके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देती है। इस तरह से क्या होता है कि वो उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। तो इस सिस्टम में होता यह है कि जो एयर फिल्टर के बाद से एक टैपिंग ली जाती है और उसको एक पंप होता है यहाँ पे, इस पंप के साथ कनेक्ट कराया जाता है और इस पंप से जो प्रेशर बिल्डअप होके वो आके यहाँ पे एक कंबाइंड एयर और चेक वाल्व होता है, यहाँ पे स्टैंड बाय हो जाता है। ये रास्ता बंद होता है और ये रास्ता जब खुलता है तो ये हवा जो एयर फिल्टर से आ रही होती है वो यहाँ से होते हुए आपकी एग्जॉस्ट वाले वाल्व के ऊपर आके आके खुलती है एग्जॉस्ट पोर्ट के ऊपर और फिर एग्जॉस्ट के साथ यहाँ पे एग्जॉस्ट के साथ वो मिक्स होते हुए नीचे एग्जॉस्ट से बाहर निकल जाती है उसको न्यूट्रलाइज करते हुए। और फिर इसमें ECM करता क्या है, ये जनरली ये जब गाड़ी जिस तरह से मैंने बताया ठंडी होती है उस वक्त ECM इस रिले पंप की रिले को ऑन कराता है, वो रिले इस पंप को ऑन कराती है और उसके साथ ही यहाँ पे एक सोलेनॉइड लगा हुआ है। इस सोलेनॉइड वाल्व को ये ओपन कराती है। जब ये सोलेनॉइड वाल्व ओपन होता है तो यहाँ पे ये सोलेनॉइड वाल्व एक तो ये कंबाइंड चेक वाल्व के साथ यहाँ से कनेक्टेड होता है और इधर से ये जो इनटेक मैनिफोल्ड है उसके साथ कनेक्टेड होता है। इनटेक मैनिफोल्ड में जब इंजन रन कर रहा होता है तो हमें पता है कि यहाँ पे वैक्यूम या नेगेटिव प्रेशर होता है, वो सक्शन होती है। तो जैसे ही ये वाल्व खुलेगा तो ये सक्शन यहां तक पहुंच जाएगी, उसका इफेक्ट यहां तक पहुंच जाएगा और ये आप उसी तरह से रेगुलेटर को आप इमेजिन करें, प्रेशर फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर को, ये स्प्रिंग लगे हुए हैं तो वो यहाँ पे एक डायफ्राम सा है, तो जब यहाँ पे सेक्शन आएगी तो ये स्प्रिंग की कुवत को सेक्शन ओवरकम करेगी और ये जो डंडी सी है, ये सीट है, ये ऊपर उठ जाएगी और यहाँ पे जो एयर पंप की वजह से एयर प्रेशर आया हुआ था वो फिर उसको रास्ता मिल जाएगा और वो यहाँ से इधर चला जाएगा। तो ये सोलेनॉइड वाल्व का काम
बेसिकली क्या है कि वो सक्शन का अमल यहाँ पे बेसिकली उसने यहाँ पे इसको ऑपरेट कराना है। ये मैकेनिकल वाल्व है और ये इलेक्ट्रिकल वाल्व है, तो सक्शन यहाँ पे उसने पहुंचानी है। यहाँ पे एक चेक वाल्व भी लगा होता है, तो उसका मेन मकसद ये होता है कि सक्शन तो यहाँ से प्रेशर इधर तो आए लेकिन इधर से इस तरफ को ना जाए, तो इस वजह से ये एक चेक वाल्व भी लगाया जाता है। तो इसको हम पढ़ लेते हैं कि जब इंजन ठंडा होता है तो इंजन में फ्यूल इंजेक्शन की पल्स रेट बढ़ाई जाती है ताकि इंजन जल्द से जल्द अपने वर्किंग टेम्परेचर पे पहुंच सके। इस वक्त गाड़ी रिच फ्यूल मिक्सचर पे काम कर रही होती है और इस वजह से एग्जॉस्ट में एमिशन भी काफी ज्यादा पैदा होती हैं। इसके साथ कैटालिटिक कन्वर्टर को भी कुछ टाइम चाहिए होता है कि वो अपने वर्किंग टेम्परेचर पर पहुंच के एग्जॉस्ट गैस से आने वाली इमिशंस को न्यूट्रलाइज करा सके। तो इन वजूहात की बिना पर इस दौरान एमिशंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए एग्जॉस्ट में फ्रेश एयर की टैपिंग लेके एग्जॉस्ट में शामिल कराई जाती है ताकि फ्रेश एयर में मौजूद ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो मैंने बात की है वही है। और फिर ये उसका सिस्टम है जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, ये उसी सिस्टम की डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि सोलेनोइड का क्या काम है और कंबाइंड चेक वेल्व का क्या काम है, इस चेक वेल्व का क्या काम है और ये सिस्टम काम किस तरीके से करता है। और फिर इसमें एक चीज ये भी देखने की जरूरत है, कंबाइंड एयर वाल्व के खास तौर पे ओपन पे स्टक होने की वजह से, अगर ये ओपन पे स्टक हो जाए तो ये हर वक्त एग्जॉस्ट लीक होके इस सिस्टम में, तो ये एग्जॉस्ट जब आ रही होती है तो जब अगर ओपन में स्टक हो, पंप बंद भी है, तो ये एग्जॉस्ट लीक होके इस सिस्टम से बाहर निकलने की कोशिश करती है। उसका प्रेशर होता है यहाँ पे एग्जॉस्ट का कुछ ना कुछ, तो वो इधर ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। तो उससे होता ही है कि जो ऑक्सीजन सेंसर को एग्जॉस्ट में जो ऑक्सीजन वो पड़ रहा होता है उसमें कमी ज्यादा हो सकती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सेंसर की रीडिंग में फर्क आएगा। क्योंकि एग्जॉस्ट यहाँ से इसी तरह से होगा जैसे एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के अंदर कोई किसी किस्म की लीक आ गई है, जो हमने अक्सर इस बात को सुना हुआ भी है, डिस्कस भी किया हुआ है कई जगहों पे कि ऑक्सीजन सेंसर के पास अगर एग्जॉस्ट लीक होगी तो ऑक्सीजन सेंसर को रीड करने के लिए ऑक्सीजन या तो मोस्ट ऑफ द टाइम कम मिलेगी और बाज औकात ऐसी सिनेरियोज भी होते हैं जिसमें ऑक्सीजन बढ़ जाती है। तो इस वजह से सिस्टम 2 रिच या सिस्टम 2 लीन के कोड आ सकते हैं। इस पे कोई सवाल जी? एनी क्वेश्चन भाई? नो सर। थैंक यू यार, जवाब जल्दी दिया करें, टाइम कम है। तो ओ ये तो बड़े सारा सिस्टम रहता। हाँ, मैं अब इसकी डिस्क्रिप्शन पे नहीं जाता। पीसीबी सिस्टम का मकसद बेसिकली क्या है, ब्लो बाय गैसेस को डील करना जिसमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि जब कंप्रेशन स्ट्रोक होता है और जो कंबस्टन पावर स्ट्रोक होता है, इन दोनों में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है इस सिलेंडर के अंदर, और यहाँ पे रिंग्स जो कि दीवार के साथ टकरा रहे होते हैं, इस दीवार और रिंग के बीच में से कुछ ना कुछ गैसेस जो कंप्रेशन की गैसेस हैं वो लास्ट निकल के क्रैंक केस के अंदर आती हैं जहां पे ऑयल मौजूद होता है। इसी तरह से जब पावर स्ट्रोक होता है उसका प्रेशर भी बहुत ज्यादा यहाँ पे होता है, तो यहाँ से निकलती हैं। अच्छे से अच्छा इंजन भी कुछ ना कुछ ब्लो बाय प्रोड्यूस करता है और क्रैंक केस के अंदर डालता है इसको। फिर ये अगर इधर पड़ी रहेंगी तो ऑब्वियसली ये ऑयल को भी खराब करेंगी और यहाँ पे प्रेशर भी बिल्डअप करेंगी, तो इसको बाहर वेंट कराया जाए। वेंट का मतलब होता है बाहर निकालना, तो इनको बाहर वेंट कराया जाता है। अगर इनको माहौल में वेंट कराया जाए तो ये हाइड्रोकार्बन है, माहौल को खराब करेंगे, तो ये एमिशंस बेसिकली एमिशंस हैं, तो इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए सिस्टम इस तरह का बनाया गया है। इसको हम आगे चल के देखते हैं कि सिस्टम इस तरह से बनाया गया है कि यहाँ पे एक वेल्व दिया गया है जो कि खास टाइम के ऊपर सक्शन के असर के ऊपर एक खास टाइम के ऊपर ओपन होता है। ये मैकेनिकल होता है, टोटली प्योरली मैकेनिकल सिस्टम है। और फिर यहाँ से एक पाइप लेके ये दोबारा इनटेक मैनिफोल्ड में डाली जाती है। ये सेक्शन का वेल्व जनरली जो हेड होता है, हेड कवर के नीचे के आसपास लगा होता है। मैं कोशिश, मेरे ख्याल में कोई तस्वीर भी है, उसको शायद दिखाऊंगा मैं आगे। तो ये वहां लगा होता है और हेड में भी आपको पता है वो पूरा ऑयल सिस्टम यहाँ पे अवेलेबल होता है। तो क्रैंक में जो यहाँ पे जो ब्लो बाय होती है वो यहाँ से ऊपर को उठती है और साथ में ऑयल जो कि गर्म होता है उसके वेपर भी बन जाते हैं, तो वो यहाँ से निकल के इधर आके फिर इनटेक मैनिफोल्ड में आ जाते हैं सक्शन के जरिए असर, और फिर यहाँ पे आके सिलेंडर के अंदर आके बर्न हो जाते हैं। अब जब ये यहाँ से सक होंगे, जब ये वेपर सक होंगे तो यहाँ पे एक वैक्यूम सा पैदा होगा। जब वैक्यूम सा पैदा होगा तो यहाँ पे फिर कुछ ना कुछ एयर चाहिए उसको। एयर वैक्यूम भी एक प्रेशर डालेगा इस क्रैंक केस के अंदर और एक खाम खा का प्रॉब्लम डालता है। तो फिर एक फिल्टर्ड एयर से एक और टैपिंग यहाँ पे ली गई है, तो वो फिल्टर्ड एयर इस क्रैंक केस के अंदर इंट्रोड्यूस कराई जाती है। तो वो फिल्टर्ड एयर हर वक्त इस क्रैंक केस के अंदर आती रहती है और फिर जैसे जैसे ये यहाँ से ओपन होता है
ये वेंटिलेट करता है, तो ये पूरा एक सिस्टम बन जाता है कि यहां से निकलता है और यहां से फ्रेश एयर अंदर आती है। तो इस वाल, अच्छा, ये जो पीसीवी वाल्व है उसका काम ये होता है कि ये एक तो इनटेक मैनिफोल्ड से एयर या एयर मिक्सचर को कभी भी क्रैंक केस की तरफ, ये यानी कि वापस बिल्कुल नहीं जाने देता। अगर यहां से एयर फ्यूल मिक्सचर इधर आने की कोशिश करे तो ये वन वे वाल्व है, ये वापस बिल्कुल नहीं आने देता, ये बंद हो जाता है। जैसे इधर से नेगेटिव बैक प्रेशर आता है तो ये बंद, रास्ता बंद कर देता है और इस तरफ को नहीं जाने देता। ये हमेशा जब भी खुलता है तो इसी तरफ को खुलता है, या बंद रहता है या फिर इसी तरफ को खुलता है, इस तरफ को किसी सूरत में ये नहीं खुल सकता। तो जब पीसीबी वाल्व खुलता है और ऑयल वेपर वाली गैसेस क्रैंक केस, ये फिर मैंने अभी डिस्कस कर लिया कि ये वेंटिलेशन का पूरा सर्कल कैसे चलता है। अब जो पीसीबी वाल्व की वर्किंग है उसमें ये देखें कि वाल्व के अंदर, ये वाल्व की यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह की शेप के होते हैं, कुछ यहाँ पे होते हैं, कुछ इस तरह की शेप, ये और ये शेप सेम है। ये अगर आप देखें, ये रबर का ग्रोमेट है, इसको ग्रोमेट कहते हैं। ये यहाँ पे लगता है और जाके वहां पे सीट होता है जो इंजन हेड है, उसमें जाके उस अंदर जो मेटेलिक होल होता है उसके अंदर ये जाके सीलिंग का इफेक्ट देता है और इसके अंदर ये वाल्व अंदर आप इंसर्ट कर देते हैं। ये जनरली होंडा में अगर आप इस वाल्व को ओपन करने लगे तो ये होंडा की जो पीसीबी वाल्व है वो जनरली इनटेक मैनिफोल्ड के नीचे लगा होता है, जिसकी वजह से कुछ टाइम के बाद वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, ये रबर प्लास्टिक बन जाता है। तो जब आप इसको निकालने जाते हैं तो होता ये है कि ग्रोमेट टूट जाता है या ये पीसीबी वाल्व टूट जाता है। तो याद रखें, जब भी अगर आपने होंडा की गाड़ियों में पीसीबी वाल्व की सर्विसिंग करनी हो तो उससे पहले इंश्योर करें कि आपके पास ये ग्रोमेट और ये पीसीबी वाल्व अवेलेबल होना चाहिए, ताकि आप तब्दील कर सकें और बैठे ना रहें। इस वाल्व के अंदर क्या होता है, ये दो सीट्स होती हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, और बीच में एक स्प्रिंग होता है, और स्प्रिंग यहाँ पे एक हिंज के ऊपर रुका होता है। जब लो आरपीएम होते हैं, आइडल पे गाड़ी होती है, तो सक्शन बहुत ज्यादा होती है, सक्शन का इफेक्ट ज्यादा होता है, तो सक्शन इसको ऊपर उठा लेता है और ये सीट यहाँ पे आके सीट हो जाती है और ये रास्ता बंद कर देती है। तो लो आरपीएम के ऊपर क्रैंक केस से किसी किस्म के वेपर इनटेक मैनिफोल्ड की तरफ नहीं जाते। हायर आरपीएम पे जब सक्शन कम होती है तो स्प्रिंग अपनी नॉर्मल हालत में पहुंच जाता है, तो इधर से भी रास्ता खुला होता है, इधर से भी खुला होता है। तो और हल्की सक्शन होती है, तो वो वेपर का प्रेशर भी इधर आया होता है, तो वो हल्का सा होता है और सक्शन का इफेक्ट आता है, तो वेपर इधर से आके इनटेक मैनिफोल्ड में चले जाते हैं। बैकफायर ये इस वजह से नहीं हो सकता कि अगर एयर फ्यूल मिक्सचर इस तरफ को आने की कोशिश करे तो यहाँ पे जब वो प्रेशर एग्जर्ट करेगा तो ये जो पिंटल है जिसके ऊपर ये दो डिस्क हैं, ये नीचे की तरफ प्रेस होगा, और नीचे तब प्रेस होगा तो ये वाला रास्ता ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से बैकफायर कभी भी नहीं हो सकता। तो इंजन जब हायर आरपीएम पे एक्सेलरेट कर रहा होता है तो इसका वैक्यूम प्रेशर भी कम हो जाता है, जिससे पीसीबी वाल्व में मौजूद स्प्रिंग अपनी नॉर्मल पोजीशन, ये मैंने बात कर दी। इंजन के ऑपरेशन के दौरान बाज़ औक़ात ऐसे लम्हे भी आते हैं जब इनटेक से पीसीबी वाल्व पे पॉजिटिव प्रेशर अप्लाई होता है, कि इस तरफ से भी बाज़ औक़ात ऐसे डायनामिक ऑपरेशन जब हो रहा होता है तो इनटेक मैनिफोल्ड की कैफियत बड़ी डायनामिक होती है। तो ऐसे लम्हे आते हैं बाज़ औक़ात जब अचानक आप एक्सेलेटर छोड़ते हैं या इस तरह की या अचानक एक्सेलेटर प्रेस करते हैं, तो इस तरफ को एक प्रेशर, पॉजिटिव प्रेशर आता है जो इसको प्रेस कर देता है। ये अगर आप देखें तो इनटेक मैनिफोल्ड नजर आ रही है, और यहाँ पे एयर फिल्टर से एक पाइप इधर आ रही है जो कि फ्रेश एयर की पाइप है। ये फ्रेश फिल्टर्ड एयर होज, होज का मतलब पाइप है, रबर की होज हम कहते हैं। सक्शन होज, यहाँ पे पीसीबी वाल्व लगा हुआ है और ये सक करके इनटेक मैनिफोल्ड के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो रही है। तो ये इस तरह के जनरली गाड़ियों के अंदर सिस्टम होता है। होंडा के अंदर पर्टिकुलरली इस इनटेक मैनिफोल्ड के नीचे ये लगा होता है, और वहां पे हीट भी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उसका रबर का जो सील है वो प्लास्टिक बन जाती है और फिर जब उतारते हैं तो टूट जाती है। अच्छा, पीसीबी सिस्टम से मुतालिक कुछ प्रॉब्लम्स और उनकी वजूहात को क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। क्रैंक केस और इंजन के अंदर के मुख्तलिफ परजात पे गंक या स्लज का बिल्डअप, ऑयल स्लज का, स्लज ये होता है कि ऑयल की मोटी सी तह का बिल्डअप हो जाना। अब वो क्यों बिल्डअप होती है? वजह ये होती है कि पीसीबी वाल्व का जो पीसीबी वाल्व है क्लोज पोजीशन पे स्टक हो जाए, कि यहां से जाए ही ना, यहां से जाए ही ना। तो होता ही है कि ये जो एयर है ये यहाँ पे रह जाती है, ये जो एयर फिल्टर्ड वाली एयर आई होती है वो यहाँ पे रह जाती है। जब वो यहाँ पे रह जाती है तो उसके अंदर ह्यूमिडिटी होती है, वो ऑयल के साथ मिक्स होके उसका स्लज बनाने की कोशिश करती है। तो ये एक निशानी होती है जो स्लज बनना है कि जी आपका जो पीसीबी वाल्व है वो कहीं पे क्लोज पे स्टक है। ऑयल स्लज का एयर फिल्टर, थ्रॉटल बॉडी या इनटेक मैनिफोल्ड और इनटेक वेल में बिल्डअप होना, यानी कि जो इनटेक वाली साइड है आपको बाज़ औक़ात एयर फिल्टर में ऑयल नजर आता है, थ्रॉटल बॉडी पे ऑयल नजर आता है, अक्सर अक्सर इनटेक मैनिफोल्ड में ऑयल नजर आता है। तो उसकी वजह क्या होती है?
उसकी वजह भी पीसीबी वाल्व का क्लोज पोजीशन पे स्टक होना है। जब वो क्लोज पे स्टक होगा तो यहां से ये प्रेशर बिल्डअप होता रहेगा और इधर से बाहर निकल नहीं सकेगा। जब निकल नहीं सकेगा तो होता ये है कि जब एक्सल ये जो थ्रॉटल बॉडी है अचानक जब आपने एक्सेलरेट किया होता है और अचानक इसको बंद करेंगे तो ये जो एयर वाली लाइन है यहाँ पे एक जो ना नेगेटिव प्रेशर का इफेक्ट आता है, तो वो फिर इसको इधर खींचता है। जब वो खींचता है तो वो साथ में अपने ऑयल के कुछ ना कुछ ज़रात लेके आता है, ऑयल को भी लेके आता है। यहाँ से ये प्रेशर बिल्डअप होता है और चूंकि ये बिल्डअप होता है प्रेशर ज्यादा होता जाता है और ये इधर नहीं जाता उस वक्त तक जब तक इधर से एयर आ रही होती है। जैसे ही आप एक्सेलेरेटर को छोड़ते हैं तो ये फ्लैपर बंद होता है। जब जैसे ही अचानक बंद होता है तो यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट होता है, सक्शन क्रिएट होती है। वो सक्शन बेसिकली फिर जब इधर वाला जो प्रेशर है वो फिर क्विकली यहाँ से ऑयल को लेते हुए यहाँ पे आ जाता है। और अगर ये बड़े बुरे तरीके से बंद हो तो वो ऑयल आपको एयर फिल्टर पे भी मिलता है, आपको थ्रॉटल बॉडी पे भी मिलता है, इनटेक मैनिफोल्ड पे मिलता है। और स्लज में एक और चीज भी है कि अगर आपका फिल्टर जब गंदा होता है तो एयर कंटामिनेंट्स जो डस्ट डर्ट होती है वो भी इधर ऑयल के साथ जाती है, ऑयल को खराब करती है और इवन इंजन के वेयर ऑफ होने का बायस भी बनती है। तो ऑयल की अगर आपको लाइफ चाहिए तो जरूरी है कि आप एयर फिल्टर को, ऑयल अगर आपने 5000 किलोमीटर वाला डाला हुआ है मिसाल के तौर पे, तो एयर फिल्टर को कोशिश करें उस 5000 में 2500 में एक दफा दोबारा चेंज करें, 2 दफा चेंज करें, एक दफा ऑयल चेंज करने पे और एक दफा 2500 पे। फिर भले मेरी तरफ से आप उस 5000 वाले ऑयल को 6-8 हजार तक ले जाएं, इंशाल्लाह आपका ऑयल कहीं नहीं जाएगा, आपका इंजन सेफ रहेगा। फिर हेड कवर के इर्द गिर्द ऑयल का सीप करना, हेड कवर के गिर्द ऑयल सीप कर जाता है अक्सर हमने देखा, तो उसमें भी पीसी वाल्व जो है क्लोज पोजीशन पे स्टक होता है, जिसकी वजह से जो प्रेशर बिल्डअप होता है वो कहीं ना कहीं निकलने की कोशिश करता है। तो वो फिर जो जेन कवर का जो जेन होती है, जो सील होती है हेड कवर की, वो जहां जहां पे वीक होती है वो वहां से निकलता है और वहां पे फिर आपको ऑयल के निशानात मिलते हैं। फिर कुछ प्रॉब्लम्स और उनकी वजूहात में एक और चीज़ है, आइडल आरपीएम का ऊपर नीचे होना या इंजन का स्टॉल कर जाना। ये निशानी है कि ये जो वेल्व है ये ओपन पे अगर स्टक होगा तो क्या होगा। तो मैप वाली गाड़ियों में या इवन मैप वाली गाड़ियों में भी आपके आइडल आरपीएम बड़े होंगे, मैप वाली गाड़ियों में आइडल आरपीएम अप डाउन होंगे, क्योंकि यहाँ से एक्स्ट्रा एयर यहाँ से इस सिस्टम में आ रही है और ये खुला होगा तो ये वेपर आए ना आए तो एयर तो लाजमन आएगी, तो एक्स्ट्रा एयर इनटेक मैनिफोल्ड में यहाँ से भेज रहा होगा, जिसकी वजह से आपकी रफ आइडलिंग होगी और प्रॉब्लम होगी। और इवन जब आप गाड़ी आपका इंजन स्टॉल ब्रेक लगाएंगे स्टॉल करने की कोशिश करेगा तो उसमें एक वजह ये भी हो सकती है। सिस्टम टू लीन के कोड्स का जनरेट होना, अगर मैप वाली गाड़ी है तो जो एयर यहां से इधर इनटेक मैनिफोल्ड में जा रही है और मैप तो यहां पे लगा हुआ है, तो वो अनमीटर्ड एयर के तौर पे यहां पे जाएगी और फ्यूल कम जाएगा तो यहां पे जो मिक्सर बनेगा वो लीन होगा, जिसकी वजह से सिस्टम टू लीन का कोड जनरेट होगा। फिर इंजन में एबनॉर्मल आवाजों का आना, अगर किसी वजह से ये लाइन चोक हो जाती है, बंद हो जाती है, ये एक मैंने वीडियो देखी थी, ये पिंडी के एक काफी वो हैं बड़े उस्ताद हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ अभी, मेरे नाम जहन में आ जाता तो बताता हूँ। उनकी वीडियो में बड़ा क्लासिकल एक केस था। उसमें क्या था कि किसी ने ये होज नहीं लगाई थी और इस जगह के ऊपर वो ब्लॉक थी, वो रबर क्योंकि वो देसी बनी हुई थी तो यहाँ से उन्होंने रबर उतारा ही नहीं था, वो रास्ता ही बंद था, तो यहाँ से फ्रेश एयर जा ही नहीं रही थी। जबकि पीसीबी वाल्व ठीक काम कर रहा था तो वो सक्शन कर रहा था, या वो ओपन पे था स्टक था तो वो मुसलसल सक्शन कर रहा था, लेकिन इस क्रैंक केस के अंदर कोई उस सक्शन को कम करने के लिए कोई एयर आ नहीं रही थी, तो उसकी वजह से उसमें बड़ी अजीबो गरीब की आवाजें आ रही थी। तो ये जो आवाजों का एबनॉर्मल आवाजों का एक केस ये भी है, जिसमें मेन क्या है कि ये होस वो हो जाए, क्लॉग हो जाए। अब अगर ये होज रप्चर हो जाए तो फिर इसमें से क्या होगा, अनफिल्टर्ड एयर आएगी, उसके साथ डस्ट आएगी, ऑयल आपका खराब करेगी, स्लज पैदा करेगी, गंग पैदा करेगी और ऑयल जल्दी गंदा होगा उसी की वजह से। और अगर ये होज रप्चर हो जाती है तो क्या होगा, तो वो बाहर से हर वक्त ये सक्शन के जेर असर होगी, तो सक्शन से बाहर से हर वक्त हवा लेती रहेगी, एक्स्ट्रा हवा आ जाएगी, आपकी रफ आइडलिंग हुई, इंजन स्टॉल होगा, इवन स्टार्ट करने में भी मसला करेगा। तो ये वो सारी चीजें थी जो हमने डिस्कस करनी थी, तो ये हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपका जो मॉड्यूल 1 है वो अल्लाह का शुक्र है कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो तो जरूर बताएं, अदरवाइज हम इसको खत्म करते हैं क्योंकि टाइम काफी हो चुका है। एनी क्वेश्चन जी? नो सर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम मॉड्यूल 2 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स फंडामेंटल।
जो अभी हमने मॉड्यूल कवर किया है वो बेसिकली इंजन फंडामेंटल्स हमने कवर किए हैं। आई होप इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा और ज़रूर अपनी फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू। ओके सर, ओके सर, बात क्या बोल रहा ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।